Hello students, welcome to Digital Kai and this is कार खुर्शीद आलम for you। जैसे आप सारे बच्चों को पता है, इस टाइम पे आपके सामने आने का मकसद सिर्फ ये है कि किस तरीके से आप बोर्ड में अगर क्वेश्चंस आए तो किस तरीके से आप वहां आंसर लिखेंगे। तो आपके सामने मैं जो चैप्टर लेके आ रहा हूं फिलहाल यहां पे, वो चैप्टर है बेटा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर योर 12th बोर्ड इज कंसर्न। अब इसमें किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको किस तरीके से उनका आंसर देना है, आज यही चीज समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें ज्यादातर जिस पे ध्यान देना है आपको वो कौन से हैं। तो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बेटा। तो यहां पे क्वेश्चन जो है दैट इज राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। यानी आपको कीटोन्स और एल्डिहाइड्स जो है या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, तो उनसे रिलेट आपको इसका IUPAC नेम या IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो आना चाहिए। आपको ऑलरेडी डिटेल में IUPAC नोमेनक्लेचर दिखाया है, लेकिन अगर हम इस कंपाउंड की तरफ ध्यान दें, पहला कंपाउंड CH3CO CH2 होल 4 CH3, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? इट इज CH3, उसके बाद CO, दैट मींस इट इज C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 होल 4। ध्यान दीजिएगा, CH2 होल 4 मींस हमें CH2 चार बार यहां लेना है। उसके बाद आपके सामने यहां पे CH3 है। देखिए बेटा, ये आपका कंपाउंड है, इसको आपको नाम देना है। आपको ऑलरेडी ये चीज पता है कि जब C डबल बॉन्ड O के एक साइड से भी कार्बन हो और दूसरे साइड से भी कार्बन हो, दिस इज कीटोन। और जब कीटोन आपके पास हो, आप यहां पे सबसे पहला काम करेंगे, आप पेरेंट चेन ढूंढेंगे जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाए C डबल बॉन्ड O का। तो आप देख रहे हैं यहां पे पेरेंट चेन स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब देखो बेटा, इस स्ट्रेट चेन में आपको नंबरिंग करनी है, लेकिन आप नंबरिंग करेंगे या तो लेफ्ट से राइट या आप नंबरिंग करेंगे राइट से लेफ्ट। जब आप नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट से लेके, बताइए वो कौन सी पोजीशन है जहां पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, या फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन पे आ रहा है उस पोजीशन का नंबर क्या है, यानी पोजीशनल नंबर क्या है या लोकेंट क्या है। देखो 2 मिल रहा है जब फंक्शनल ग्रुप, यहां पे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन कब? जब आप लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं। अगर मेरा बेटा आप राइट से नंबरिंग करेंगे तो आप नंबर कर सकते हैं राइट से भी। चलिए मैं आपके लिए दिखा दूं। अगर आप इसको बोलेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो आप देख रहे हैं यहां पे इसको 6 मिल रहा है। किस पे ध्यान देना है? फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे आ रहा है। राइट से नंबरिंग करूं तो 6 पोजीशन पे आ रहा है, लेफ्ट से नंबरिंग करूं तो 2 पोजीशन पे आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आप नंबरिंग इस तरीके से करें ताकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट लोकेंट मिल जाए, यानी लोवेस्ट यहां पे लोकेंट रूल आप यूज करें। सो हमें दिमाग यह बता रहा है कि लोवेस्ट नंबरिंग आ रही है जब हम लेफ्ट से नंबरिंग करें, इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा, ये वाली नंबरिंग हमें चाहिए नहीं। राइट साइड जो हमने की इसको मैं रब कर देता हूं, हमें जो नंबरिंग चाहिए वो रखेंगे हम यहां पे। तो आइए बेटा, जब हमने ये वाली नंबरिंग रखी तो आपको क्या समझ आ रहा है? वर्ड रूट यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां 7 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा हेक्स, ठीक है। सब कार्बन में आपस में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैं यूज करता ANEAN, ठीक है। और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, जब कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो, आपको पता है उसके लिए हम लिखते हैं ONE, लिखते हैं 1, पढ़ते हैं ON। किस पोजीशन पे है ये? 2 पोजीशन पे है ये। अब ध्यान रखना, इसको मैं बोलता हूं दिस इज वर्ड रूट, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे कि ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, यानी वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वो हमें इंफॉर्मेशन जो देता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, दैट मींस दिस वन, दिस इज नोन एज सेकेंडरी सफिक्स। अब ध्यान से सुनो, इतना ऑलरेडी आप जानते हैं कि जिस टाइम पे सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट हो
कॉन्सोनेंट से विच साउंड्स लाइक दैट ऑफ अ वॉवेल या विद वॉवेल, वी हैव to elide or we have to omit, we have to drop final e of primary suffix. That means hex अपना रहेगा, एन के बदले में अन रहेगा और फिर टू ऑन. इसका मतलब मेरा बेटा, अगर मैं इस कंपाउंड का नाम बताऊं क्या आएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, आप बोलेंगे इट इज सिंपली हेक्स अन टू on. That means it is hexane 2-on. Its name is hexane 2-on. That means this is done. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इसका नाम क्या था? 1 और 4 5 6 7 सॉरी 7 कार्बन है. हेक्स नहीं आ रहा है यहां पे वर्ड रूट आएगा बेटा हेप्ट. इसको रब करते हैं यहां पे क्योंकि ये 7 कार्बन है. ठीक, तो इसमें हम हेप्ट लिखेंगे, हेक्स नहीं आएगा. जब हमने यहां हेप्ट लिखा, कॉमन सेंस ऑब्वियसली ये भी चेंज हो जाएगा. तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, इट विल बी सिंपली हेप्टन. हेप्टन 2-on, बिकॉज 7 कार्बन थे, 6 नहीं थे. ठीक है, तो हेप्ट अपनी जगह रहा. एन का ई फाइनल कटा. क्यों कटा? क्योंकि ये यहां से वॉवेल से स्टार्ट हुआ. तो इसका नाम, दैट मींस पहला डन है और पहले का नाम क्या आएगा? इट इज हेप्टन 2-on. आइए इसको रब करते हैं, नेक्स्ट पे चले जाते हैं. नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास जो है उसका नॉमेनक्लेचर देना है. बिल्कुल आसान है नॉमेनक्लेचर देना, सिर्फ रूल्स याद रखना है. ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़े हैं ना. सेकंड की बात करूं तो सेकंड में क्या है बेटा, अब गौर से देखिए. सेकंड को हम यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. पहले इट्स CH3 ये वाला, फिर इट इज CH2 एंड आफ्टर दैट इट इज CH जिसके साथ Br लगा हुआ है. ठीक है, फिर CH2, फिर CH जिसके पास CH3 भी है और CHO भी है. हमेशा याद रखिएगा बेटा, इस कंपाउंड की तरफ जब आप ध्यान देते हैं तो आप यहां पे CHO देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, एंड CHO फंक्शनल ग्रुप इज चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप. यानी ये जहां पे कंपाउंड में लग जाए, याद रखना नंबरिंग हमें वहीं से करनी होती है. इसका मतलब जब हम इसमें नंबरिंग करें, मुझे नंबरिंग यहां से करनी है. इट इज 1, then it is 2, then it is 3, it is 4, it is 5, it is 6. पहले हम देखेंगे कि हमने सही किया. देखिए CH3, फिर CH2, फिर CHBr, that means CHBr, फिर CH2, फिर CH के साथ CH3 और CHO. that means हमने स्ट्रक्चर सही बनाया. उसके बाद स्ट्रक्चर बनाने के बाद फंक्शनल ग्रुप देखा. फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है. जहां पे ये लग जाए वहीं से नंबरिंग करेंगे. जब हमने ऐसा नंबरिंग किया, अब देखो हमारी पेरेंट चेन ये है. पेरेंट चेन में कितने कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं नंबरिंग से पता चल रहा है, 6. तो मैं लिखूंगा वर्ड रूट हेक्स. ठीक है, वर्ड रूट के बाद मुझे लिखना है सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है. आमीन से ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड. कार्बन चेन है, कार्बन चेन सैचुरेटेड है, तो मैंने एन लिखा. उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल. फंक्शनल ग्रुप अल आप लिखेंगे बिकॉज इट इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं, यह भी आपको पता है. कभी कभी हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 1 अल, यानी पोजीशन मेंशन करते हैं कि अल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है. लेकिन जब आपको पता है कि अल फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होगा. अगर आप वो पोजीशन नहीं भी लिखें तो भी चलेगा. ठीक है, लेकिन अब देखो यहां पे कुछ और चीजें बचती है. ये भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आया, सिंगल बॉन्ड भी आया, लेकिन अब बचता है ये Br और ये CH3. Br और CH3 क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स है. Br के लिए हम लप्स यूज करेंगे ब्रोमो. किस पोजीशन पे? ब्रोमो. और आपको पता है जो सब्स्टिट्यूएंट्स की इंफॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स. वो लिखना होता है वर्ड रूट से पहले. अब देखो इसके लिए ब्रोमो और इसके लिए मिथाइल आएगा. अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये आएगा 4 ब्रोमो और ये आएगा 2 मिथाइल. लेकिन अब मुझे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखना है? मुझे ब्रोमो पहले लिखना है कि मुझे मिथाइल पहले लिखना है? वो डिसाइड होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से. ब्रोमो स्टार्ट्स विद बी, मिथाइल स्टार्ट्स विद एम. ऑब्वियसली पहले मैं लिखूंगा ब्रोमो, फिर लिखूंगा मिथाइल वाला. लेकिन जो ब्रोमो और मिथाइल है वो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, वो हम डायरेक्टली नाम में देंगे. लेकिन यहां पे ध्यान देना है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, इसलिए ये फाइनल ई कटेगा. यानी हेक्स एन नहीं रहेगा, हेक्सन आएगा और अल आएगा. दैट मींस ये बनेगा हेक्सनल. लेकिन हेक्सनल में किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है? वो है 4 पोजीशन पे ब्रोमो और 2 पोजीशन पे मिथाइल. तो आइए देख लेते हैं इसका नाम क्या बनेगा. तो इसका नाम बनेगा बेटा, जब हम इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम बनेगा सिंपली
4 ब्रोमो, ठीक है, फिर आएगा 2 मीथाइल। अब देखो ब्रोमो और मीथाइल में मैंने पहले क्या लिखा, ब्रोमो बिकॉज इट स्टार्ट्स विद बी एंड मीथाइल स्टार्ट्स विद एम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, टोटल कार्बन है 6, दैट मींस हेक्स, अन एंड अल। अगर किसी ने ऐसे लिखा हो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सन 1 अल, तो वो भी गलत नहीं है, बिकॉज 1 पोजीशन पे ही बेसिकली अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन हम क्यों नहीं जनरली ये 1 लिखते हैं, क्योंकि हम अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें पता है जब भी फंक्शनल ग्रुप CHO होगा वो चेन टर्मिनेटिंग है, वो हमेशा पोजीशन नंबर 1 पे होगा। तो इस तरीके से मेरा बेटा हमारा ये सेकेंड पार्ट या सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी हो गया, सेकंड कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर भी हो गया। आइए, तो सेकंड कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या बन जाता है फिर, इट इज सिंपली 4 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड हेक्सेनल 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम टीचर्स से भी लिखने में और बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बट आप इतना अच्छे से ध्यान रखो ताकि आप जहां पे गलती हो जाए, चाहे हमसे हो, बुक में मिस प्रिंट हो या कहीं पे भी, आप वो आराम से ठीक कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ना। थर्ड वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है, यहां पे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। इट इज CH3, क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में है, इसको थोड़ा सा ये कंपैक्ट फॉर्म है, इसको अलग से हम यहां पे लिख लेते हैं। तो CH2 कितनी बार है, 5 बार है, दैट मीन्स 2 3 4 और 5, CH2 5 बार। CH3 के साथ CH2 5 बार है, उसके बाद है CHO। एक बार फिर से देखो, फंक्शनल ग्रुप CHO है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, जहां पे ये लगे चेन में वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करो। और आइए देखो, ये आपकी पेरेंट चेन है, दैट मीन्स पेरेंट चेन 7 कार्बन वाली है, तो हम बोलेंगे हेप्ट है, आपस में इन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अल है। बट जब भी फंक्शनल ग्रुप अल हो, स्टार्ट्स विद ए, ये फाइनल ई कटेगा, तो इसका नाम फिर क्या बनेगा इस कंपाउंड का, इसका नाम बनेगा हेप्टनल, हेप्टनल नाम बनेगा इसका। सो ये हो गया थर्ड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड का नाम आ गया हेप्टनल। आई होप आपको आराम से ये चीजें आती है, आपने जो भी आपको पढ़ाया गया था इससे पहले वो सारा आपने याद रखा होगा। यहां पे सिर्फ ब्रशअप करना है कॉन्सेप्ट्स का, यहां पे जो भी आपने पढ़ा है वो चीज हम अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इट्स दिस PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, देखो मेन फंक्शनल ग्रुप कहां है, मेन फंक्शनल ग्रुप इस चेन में है, जहां मेन फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, उसी को बोलेंगे पेरेंट चेन। और मेन फंक्शनल ग्रुप CHO है, दैट मीन चेन टर्मिनेटिंग, वहां से नंबरिंग होगी। ठीक है, तो 3 कार्बन जो ये पेरेंट चेन है, ओपन चेन है, जो जुड़ी है बेंजीन के साथ, तो ये बेंजीन यहां पे हम मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। जब बेंजीन को मानेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट, दैट मींस दिस इज फिनाइल। अब बताएं, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रॉप बोलेंगे। सेकेंड पोजीशन पे, क्योंकि किस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, सेकेंड पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड है, दैट मींस इन, यानी हम इस तरीके से सोचेंगे, इट इज प्रॉप, इट इज 2 इन एंड इट इज 1 अल। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना, एक तो 2 इन है, 1 अल है, लेकिन प्रॉप से पहले क्या है, प्रॉप से पहले है 3 पोजीशन पे फिनाइल, फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे ये देख रहे हैं इट स्टार्ट्स विद अ वॉवेल, तो ये फाइनल ई कटेगा। बाकी नाम देख लीजिए क्या आएगा इसका, देख लीजिए इसका नाम फिर क्या आएगा, इसका नाम आएगा सिंपली 3 फिनाइल। ठीक है बेटा, उसके बाद वर्ड रूट प्रॉप, उसके बाद इस प्रॉप में सेकेंड पोजीशन पे इन बॉन्ड था लेकिन ई कटा, और उसके बाद आप AL डायरेक्टली लगा सकते हैं, या आप 2N EN उसके बाद 1 अल लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप 1 अल लिखें या डायरेक्टली अल लिखें, बिकॉज आपको पता है ये हमेशा इसी पोजीशन पे आएगा। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड, इट इज सिंपली क्या बेटा, 3 फिनाइल। याद रखना, 3 फिनाइल प्रॉप 2EN AL या प्रॉप 2EN 1 AL। ठीक, तो आई होप ये थर्ड फोर्थ कंपाउंड भी आपको समझ आया होगा। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड पे जाते हैं।
नेक्स्ट कंपाउंड ये है, देखो ये कंपाउंड ध्यान से देख लेना, यहां पे एक साइक्लो अल्केन रिंग है, इट्स लाइक दिस, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। आप हमेशा याद रखेंगे जब भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ जब कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए जो स्टार्ट हो जाए विद सी, लाइक यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, CHO इज द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। जब भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लग जाए जो स्टार्ट हो कार्बन से, उसको हम उस टाइम पे इंक्लूड नहीं करते हैं इन पेरेंट चेन। दैट मीन्स इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। समझने की कोशिश करो। तो अगर हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, वो ये है, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग जाए जो कार्बन से स्टार्ट हो, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे पेरेंट चेन में। दैट मींस ये CHO को हम इंक्लूड पेरेंट चेन में नहीं करेंगे। तो हमारी पेरेंट चेन क्या है, ये 5 कार्बन वाली पेरेंट चेन, ठीक है। 5 कार्बन के लिए पेंट बोलेंगे, ठीक है। तो मैं इस 5 कार्बन के लिए क्या क्या लिखूंगा, ध्यान रखना, मैं लिखूंगा पेंट। इन 5 के 5 कार्बन में क्या जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से ये जुड़े हैं आपस में, दैट मींस ये एन है। लेकिन ये 5 कार्बन जो है इन्होंने मिल के एक रिंग बनाया, तो यानी वर्ड रूट से पहले फिर यहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स मौजूद है, यानी हम लिखेंगे साइक्लो। ये साइक्लो सिर्फ तब लगाना होता है जब ओपन स्ट्रक्चर ना हो, क्लोज स्ट्रक्चर हो, साइक्लिक कंपाउंड्स हो। दैट मींस ये साइक्लिक है, पहले ये लिखा, फिर वर्ड रूट में 5 कार्बन है, दैट मींस पेंट आया, फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, दैट मींस एन आया। अब इसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप CHO है। लेकिन आप यहां ध्यान रखो, जब फंक्शनल ग्रुप CHO होता है उसके लिए हम अल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अल। लेकिन जब वो पेरेंट चेन के साथ इंक्लूड हो, जिस टाइम पे CHO फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन पेरेंट चेन के साथ इंक्लूड नहीं हो, उस टाइम पे उसको बोला जाता है कार्ब एल्डिहाइड। ध्यान देना, क्या बोला जाता है, कार्ब एल्डिहाइड। किसको कार्ब एल्डिहाइड बोला जाता है, CHO फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन जब वो पेरेंट चेन के साथ इंक्लूड नहीं हो। तो याद रखना, ये CHO अल नहीं बनेगा, ये CHO कार्ब एल्डिहाइड बनेगा। इसका मतलब पूरा नाम क्या आया, साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। देखो ये ई यहां कटेगा नहीं, बिकॉज यहां पे ये स्टार्ट हुआ consonant से, which sounds like that of a vowel. So what is the name of this compound then? Complete name जो है, that is simply cyclopentane carb aldehyde। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका 5वां कंपाउंड। आइए लास्ट कंपाउंड पे ध्यान देते हैं, इसको रब करते हैं। तो आपके सामने लास्ट कंपाउंड जो यहां है, दैट इज दिस वन। इट इज PH, दैट मींस फिनाइल रिंग। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिनाइल रिंग। दैट मींस ये एक कीटोन है, इस कीटोन के यहां से फिनाइल है, यहां से फिनाइल है, दैट मींस ये डाई फिनाइल है। यानी इसको माना फिर हमने पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है, जब एक कार्बन हो तो मेथ, चूंकि सिंगल बॉन्ड वहां कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, दैट मींस ANE। दैट मींस इट्स लाइक दिस, इट इज मेथ प्लस ANE प्लस फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन इज नोन एज ओन। बट अब ध्यान रखो, ये ओन जो है यहां पे स्टार्ट हुआ किससे, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ, सॉरी वॉवेल से स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं O है, तो इसलिए ये फाइनल E कटेगा। यानी इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा मेथनोन। मगर इस मेथनोन में दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, कौन कौन, फिनाइल और फिनाइल। दैट मींस डाईफिनाइल मेथनोन आएगा इसका नाम। क्या आएगा नाम, इसका नाम बनेगा डाईफिनाइल, क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स थे, जिन सब्स्टिट्यूएंट का नाम था फिनाइल, 2 बार था, इसलिए डाईफिनाइल, उसके बाद मेथनोन। ठीक है बेटा। अब ये ओन की पोजीशन मैंने क्यों नहीं मेंशन की, बिकॉज एक ही कार्बन था हमारी पेरेंट चेन में, और ऑब्वियसली जब एक ही कार्बन होगा वो तो हमेशा 1 पोजीशन पे ही होगा, इसलिए 1 या यहां पे नंबर करने की जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा बेटा पहला क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये भी हो गया। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये आपके सामने नाम, पहले कंपाउंड का हेप्टन 2 ऑन, आपको सिर्फ वहां नाम लिखना है। दूसरे का 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल, उसके बाद यहां पे इट्स हेप्टेनल, उसके बाद 3 फिनाइल प्रोप 2 एनल, उसके बाद साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, यानी साइक्लोपेंटेन क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो रिंग था और 5 कार्बन थे, इसलिए साइक्लोपेंटेन। कार्बल्डिहाइड क्यों? बिकॉज CHO फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इंक्लूड नहीं हो रहा है पेरेंट चेन में। ओके, फिर डाइफिनाइल मेथनोन जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो आइए नेक्स्ट वीडियो यहां पे नेक्स्ट इस पे जाते हैं, आई मीन से स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहां पे, आराम से देख लेना। क्वेश्चन बता रहा है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स आपको बताने हैं। यू हैव टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स formed when cyclohexane carbaldehyde, cyclohexane carbaldehyde, ध्यान देना, ठीक है, दिमाग में बिठा दो व्हाट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। चलिए मैं आपके लिए यहां पे दिखा दूं। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब यहां से आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं, ठीक है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, तो पहला रिएजेंट जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है, इट इज PHMgBr, यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आइए बेटा इस पे ध्यान देते हैं। इसको रिएक्ट करना है आपको किसके साथ? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। एंड you all know कि phenyl magnesium bromide is a Grignard reagent because it's basically like this. It is phenyl magnesium bromide. And we know this is actually the carbon. ये carbon है और मैग्नीशियम जो है एक मेटल है। जब कार्बन और मेटल का बॉन्ड बने उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जब भी आपके पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो, आपको पता है कि कार्बन नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी हमें पता है दिस इज स्लाइट नेगेटिव एंड दिस इज हैविंग स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है ये दो काम कर सकता है। इट कैन एक्ट एज एन एसिड, it can act as a base as well as it can act as a nucleophile. Now, base का काम ये तब करेगा जब यहां से एसिडिक हाइड्रोजन कोई हो उसको बाहर निकाले, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल का काम तब करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक करे। ये देख लीजिए, वी नो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो होगा क्या? ये फिनाइल जो है, ये फिनाइल अटैक करेगा इस पे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड टूटा तो नया स्ट्रक्चर क्या मिला, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। सो इट विल बी, ये इसी तरीके से अपनी जगह रहेगा, यहां पे आएगा CH, ठीक, ये बनेगा O नेगेटिव, यहां पे आ गया बेटा फिनाइल, ठीक है। अब लेकिन जब ये O नेगेटिव बना, यहां से MgBr जो है उसके साथ ये अट्रैक्शन दिखाएगा, इट इज MgBr विद ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन बता रहा है, इसके बाद क्वेश्चन बता रहा है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करें। आप इसको यूं भी बोल सकते हैं, इट इज H पॉजिटिव एंड वाटर। कभी कभी डाइल्यूट एसिड लिखा होगा तो वो भी यही है ना। इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, O माइनस जो है इस एसिडिक मीडियम से H लेगा, दैट मींस ये बनेगा OH, यानी नया स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, COH। यहां पे तो H अपना है ही, यहां पे फिनाइल आया, ठीक। जब H पॉजिटिव इसने लिया तो ये OH बना। अब ये MgBr जो है हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा वाटर, लेकिन जब वाटर इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, वाटर के O पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, फाइनली वो भी H पॉजिटिव लॉस करेगा। यानी जो H पॉजिटिव यहां यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है एज कैटलिस्ट। हम ये बोलेंगे कि इसके पास H आया और इस MgBr जो है इसको आप दे दो OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसको छोड़ दीजिए। सो दिस इज द कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड। तो आइए देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या था। एक्चुअली क्वेश्चन था आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं जिस टाइम पे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो देख सकते हैं आप बेटा आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। देखिए ये वाली रिएक्शन आप देख सकते हैं, देखो साइक्लोहेक्सेन
कार्बल्डिहाइड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्ट करता है, सॉल्वेंट हम जनरली ड्राई ईथर लेते हैं, तो आपको पहले ये वाला कंपाउंड बनेगा जिसमें आपने फिनाइल और MgBr दोनों ऐड किए, इसको बोलते हैं हम एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो एडक्ट बना, एडिशन प्रोडक्ट बना, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी आपको मिल जाएगा साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनॉल। क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनॉल। आप ये यहां पे भी देख सकते हैं, साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनॉल। कार्बिनॉल इज बेसिकली कॉमन नेम ऑफ CH3OH, यानी वो कार्बन जिसमें वो अल्कोहल जिसमें एक कार्बन मौजूद हो, इसको कार्बिनॉल सिस्टम के हिसाब से कार्बिनॉल हम बोल सकते हैं। तो इसमें एक कार्बन है जिसके साथ OH जुड़ा है, सो दिस इज कार्बिनॉल। तो ये साइक्लोहेक्साइल और फिनाइल बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो आप इस तरीके से इसको नाम दे सकते हैं, साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनॉल। तो ये था बेटा पहला। तो आइए दूसरे की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताता है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड जब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा? किसके साथ? टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा? तो आइए बेटा इसको रब करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन यहां पे हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन दिखानी है। देखिए ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसको टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना है। देखो आपको याद होना चाहिए टोलेंस रिएजेंट होता क्या है। पहले टोलेंस रिएजेंट इज एक्चुअली AgNH3 होल 2 एंड OH, यानी इट इज एक्चुअली डाइअमाइन। आप देख रहे हैं मैं M पे थोड़ा जोर डाल रहा हूं, अमाइन, दैट मींस ये 2 बार M है। सो इट इज डाइअमाइन। उसके बाद सिल्वर, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर आपको आता होगा देना। दिस इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिल्वर। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, दैट इज फर्स्ट। उसके बाद हम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसी डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। तो अब आपको पता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आयोनाइज हो जाएगा, ये टोलेंस रिएजेंट जब आयोनाइज होगा, आपको ये इस फॉर्म में मिलेगा। आपको मिलेगा ये कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स, और ये साथ साथ में ये एनायन देगा, सिंपल एनायन, बट कैटायन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये एक्चुअली बनता कहां से है? ये इसको टोलेंस रिएजेंट जो है ये असल में बनता कहां से बेटा? एक्चुअली सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान से सुनना, और अमोनिया का सॉल्यूशन, आप बोल सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी, तो ये इन दो चीजों से मिलता है। चूंकि ये अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बी। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बी। अब समझने की कोशिश करना, अगर कोई बोलेगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो आप टोलेंस रिएजेंट याद उसको मान लेना। ठीक है, कोई बोलेगा टोलेंस रिएजेंट, वो तो है ही दिमाग में, या कोई बोलेगा आपको डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो भी टोलेंस रिएजेंट दिमाग में रखें। लेकिन अब ध्यान से समझना, जब आप टोलेंस रिएजेंट लोगे, सपोज आपने एक बीकर में या एक से टेस्ट ट्यूब में टोलेंस रिएजेंट लिया, दूसरे में लिया एल्डिहाइड, आपने टोलेंस रिएजेंट डाल दिया एल्डिहाइड में। जब आप टोलेंस रिएजेंट डालते हो तो वो एक मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, बहुत सारे जाएंगे। तो दैट मींस आप ये नहीं बोलेंगे कि वहां ये सिर्फ एक कैटायन होगा या वहां सिर्फ ये एक एनायन होगा, वहां से बहुत सारे कैटायंस और बहुत सारे एनायंस जा सकते हैं। लेकिन हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए याद रखना, जिस टाइम पे भी आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे टोलेंस रिएजेंट की, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान रखना। हम लिखते हैं ट्वाइस AgNH3 होल 2 विद ए पॉजिटिव चार्ज एंड 3 टाइम्स OH नेगेटिव। पहले मैं क्लियर कर दूं क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर कैटायन 2 है तो एनायन वो कैसे 3 देगा? ये नहीं ये नहीं एक टोलेंस रिएजेंट दे रहा है 2 कैटायन और 3 एनायन, ऐसा नहीं है। जितने वो कैटायन दे सकता है उतने वो एनायन देता है, लेकिन उनमें से मुझे ये 2 चाहिए और ये 3 चाहिए ताकि रिएक्शन बैलेंस करें। इन शॉर्ट मैं बोलूंगा ये हमने कहां से हासिल किया? टोलेंस रिएजेंट से। टोलेंस रिएजेंट जो है उसकी खुसूसियत यह है कि एल्डिहाइड के साथ वो रिएक्ट करता है, ठीक है, लेकिन कीटोन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। देख लीजिए एल्डिहाइड के साथ वो क्या करता है, एक मिनट ध्यान रखना। मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है,
इसको मैं बोलूंगा टेस्ट ट्यूब नंबर 1। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, या चलो मैं सारा नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा। एक टेस्ट ट्यूब में हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, से फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड। ध्यान देना, मैंने डायरेक्टली रिएक्शन यहां पे डिस्कस की, मैंने यहां पे प्रिपरेशन नहीं दिखाई टोलेंस रिएजेंट की, बिकॉज हमें टू द पॉइंट जाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां पे एक एल्डिहाइड हमने लिया। ठीक, इस एल्डिहाइड में हम क्या कर रहे हैं, दूसरा यहां पे टेस्ट ट्यूब जो है बेटा, लेट अस सपोज दिस इज T2 टेस्ट ट्यूब 2, तो इसमें जो है आपके पास टोलेंस रिएजेंट है। ठीक है, तो दिस इज टोलेंस रिएजेंट। तो कर क्या रहे हैं हम, आराम से देख लेना। हम ये टोलेंस रिएजेंट इस टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता से। जब हम ये आहिस्ता आहिस्ता से डाल रहे हैं, तो ये एल्डिहाइड है, हमने डाला टोलेंस रिएजेंट, फिर हम इसको अच्छे से स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद जो आपका ये टेस्ट ट्यूब 1 होगा, लेट अस सपोज दिस 1। ठीक, अब आपने आप इसमें टोलेंस रिएजेंट डाला, तो सिल्वर नाइट्रेट वगैरह जो है इस तरीके से। ठीक, तो यहां पे क्या होता है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता से या ड्यू टू हीटिंग, ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें अब डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है। मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, दूसरे कलर से दिखाऊंगा। तो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ये जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये डिपॉजिट हो रहा है। अब ऐसा करने से सिल्वर किस पे डिपॉजिट हो रहा है, अलोंग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब सिल्वर डिपॉजिट होता है। तो सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। सिल्वर इज डिपॉजिटेड अलोंग द टेस्ट ट्यूब, ये मैंने यहां पे दिखाया। क्योंकि जब बेटा टेस्ट ट्यूब को आप ऐसे देखोगे नॉर्मल टेस्ट ट्यूब को, तो वो दिखेगा कि दैट इज ट्रांसपेरेंट, लेकिन जो ही उस टेस्ट ट्यूब के वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर, तो सिल्वर कोटिंग की वजह से वो टेस्ट ट्यूब अब मिरर जैसा काम करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए हम इस चीज को बोलते हैं सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। मगर ख्याल रहे, ये एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन दिखाते हैं, कीटोन्स ये रिएक्शन जनरली नहीं दिखाते हैं। अब एक्सेप्शन इज देयर, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल वहां नहीं जाए। हम जनरल में क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड्स ये दिखाएगा, कीटोन ये नहीं दिखाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं सिल्वर मिरर कौन दिखाएगा, अगर स्टार्टिंग कंपाउंड एल्डिहाइड हो, अगर कीटोन हो तो ये सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं होगा। ये सिल्वर मिरर है क्या, एक्चुअली इट इज बेसिकली सिल्वर विच हैज बीन डिपॉजिटेड अलोंग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन, अगर आपके पास एल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा, अगर आपको इनको डिफरेंशिएट करना है, या मैं आपको स्टार्ट में कंपाउंड दूंगा, मैं बोलूंगा बेटा जरा मुझे थोड़ा सा शक है कि मेरे पास ये जो कंपाउंड है, क्या ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है। सिर्फ दो चीजों में शक है, जरा ये देख लो, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। आप बोलेंगे कोई बात नहीं सर, हम आपका शक दूर करेंगे। आप क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे टोलेंस रिएजेंट, ठीक है, या टोलेंस रिएजेंट जो फ्रेशली प्रिपेयर ऑलरेडी हुआ होगा वहां पे, वो डाल देंगे आप उस कंपाउंड में थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा डालने के बाद आप स्टर अच्छे से करेंगे उसको, ठीक है, और फिर अगर आपको जरूरत पड़ी थोड़ी हीट भी देंगे। तो अगर वहां पे सिल्वर मिरर बना, यानी सिल्वर डिपॉजिट हुआ, तो आप बोलेंगे सर जो आपने कंपाउंड दिया था दैट इज एल्डिहाइड। दैट मींस दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड to distinguish aldehyde as well as ketone। बात समझ आए, एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है। तो कौन दिखाता है ये टेस्ट, एल्डिहाइड दिखाता है, और कौन नहीं दिखाता है, कीटोन नहीं दिखाता। दैट मींस दिस इज सिंपली अ टेस्ट। इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, इस टेस्ट को हम टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं, कभी कभी इसको कोई बोलता है AgNO3 टेस्ट। ठीक है, बट आइए बेटा इसको मैं रब करता हूं, ये हमें नहीं चाहिए, हमें रिएक्शन में टू द पॉइंट जाना है। तो टू द पॉइंट जाने के लिए क्या याद रखना है, जब आप ये सिल्वर मिरर बेसिकली बना रहे हैं, यानी सिल्वर जब डिपॉजिट हो रहा है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये Ag पॉजिटिव था, Ag पॉजिटिव, आप देख सकते हैं यहां अमोनिया जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। दैट मींस ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली किसकी है, Ag की। तो Ag इज हैविंग +1 चार्ज, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 थी टोलेंस रिएजेंट में, लेकिन जब ये डिपॉजिट हो जाएगा, ये सिल्वर की फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब पहले +1 था, अब ये एलिमेंटल फॉर्म में आया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या बना बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब 0 आ गया। +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जब हो, +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मींस बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन, यानी इसकी एक्चुअली क्या हुई है, रिडक्शन।
तो याद रखना, ये जो टोलेंस रिएजेंट होता है, जब इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक्चुअली टोलेंस रिएजेंट की रिडक्शन होती है, और टोलेंस रिएजेंट में Ag पॉजिटिव है जो बेसिकली रिड्यूस होता है। लेकिन खुद जब ये रिड्यूस हो, ये एल्डिहाइड को क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो आइए बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करें आज के बाद, जब भी एल्डिहाइड हो और टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो, याद रखना एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड या टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। बात समझ आई? लेकिन खुद जो सिल्वर है टोलेंस रिएजेंट में, वो रिड्यूस हो जाता है Ag पॉजिटिव से Ag फॉर्म में। तो आइए बेटा देख लेते हैं रिएक्शन क्या है। हमें इतना नहीं लिखना है, हमें सिर्फ यह बताना है कि जिस टाइम पे एल्डिहाइड से फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड और सिल्वर आई मीन से टोलेंस रिएजेंट के बीच में रिएक्शन हो, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट सिंपली देखो क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपको चेंज जो लानी है। अब मैं आपको विद हेल्प ऑफ ट्रिक समझा रहा हूं। आपको यह नजर आ रहा है, जो ही एल्डिहाइड होगा उसका CHO ग्रुप जो है बेटा, उस CHO ग्रुप को आप कन्वर्ट किया करें बेटा COO नेगेटिव में। अगर आप रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं, अगर आप रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसको COOH बना सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या बनाए आप? CHO ग्रुप को COO माइनस में बनाए। उसके बाद जो यहां Ag है उसको आप इस तरीके से लिखें, आप बोले Ag प्रेसिपिटेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन रिएक्शन बैलेंस करें, Ag जो है टोटल में 2 है, तो इस Ag के नीचे आप लिख सकते हैं सिल्वर मिरर। आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा ये सिल्वर मिरर क्यों हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखो ये जब डिपॉजिट हुआ वहां पे क्या बचा? अमोनिया। ये अमोनिया 2 और यहां से 2, 2 2s और 4, दैट मींस 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब देखो आपको सारी चीजें बैलेंस हुई, अब ऑक्सीजन आप बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन खुद ब खुद फिर हो जाएगा। देख लीजिए टोटल में ये 1 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। यहां कितने आए? 2 आए। हम लिखेंगे ट्वाइस वाटर, यानी जितने ऑक्सीजन बचे उतनी बार आप वाटर लिख लीजिए, रिएक्शन आपके सामने बैलेंस हो जाएगी। तो करना क्या है बेटा, जिस टाइम पे एल्डिहाइड को टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे आप, अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे AgNH3 होल 2 एंड OH नेगेटिव, और डायरेक्टली बनाएंगे एल्डिहाइड को COH में। लेकिन अगर आपको बैलेंस रिएक्शन करनी है, आप चाहते हैं बैलेंस दिखाएं, तो याद रखना CHO ग्रुप को COO माइनस में बनाएं, और जो यहां पे Ag है उसको अलग निकालें। बाकी देख लीजिए अमोनिया कितना बचता है, और फिर जो ऑक्सीजन होंगे वो टोटल में काउंट करें कितने थे पहले और कितने हैं बाद में। जितने कम पड़ेंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल आप लिख लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। सो दिस इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो वापस आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यही साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड होगा और आप इसको अब रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ? सेमी कार्बाजाइड के साथ। किसके साथ? सेमी कार्बाजाइड के साथ। अब मसला है ये सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। पहले मैं ये रब कर देता हूं, नए से रिएक्शन देख लेंगे। देख लीजिए बेटा, एक्चुअली रिएक्शन हमारी है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला है NH2 NH CO NH2। ठीक है, दिस इज नोन एज सेमी कार्बाजाइड। लेकिन इससे पहले कि आप ये रिएक्शन करें, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ध्यान रखना, क्या आपको नजर आ रहा है ये NH2 है और ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर मैं ये वाला पार्ट हटा के H लगाऊं, दैट मींस दिस इज अमोनिया बेसिकली। ठीक है, अब आप ये भी बोल सकते हैं, आप बोलेंगे कि ये बेसिकली अमोनिया है, अमोनिया के इस H के बदले में यहां पे ये ग्रुप है, H के बदले में ये ग्रुप है। दैट मींस ये क्या बना? ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये जो अमोनिया डेरिवेटिव है, याद रखेंगे आप, ये एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। तो याद रखेंगे आप, ये जो अमोनिया डेरिवेटिव होता है, चाहे ये सेमी कार्बाजाइड हो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखो, आप याद रख सकते हैं NH2G। ये G क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखना बेटा। ये G हो सकता है बेटा OH, तो फॉर्मूला बनेगा NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसी तरीके से ये G हो सकता है बेटा NH2, तो आप बोलेंगे इट इज NH2 यानी हाइड्रोजीन। ये हो सकता है NH एंड फिर फिनाइल रिंग।
इसका मतलब ये बन जाएगा NH2 NH एंड फिनाइल, इसको बोलेंगे हम फिनाइल हाइड्रोजीन। इसी तरीके से बेटा यहां पे ये जो G है, ये G का वैल्यू मैं बता रहा हूं, G हो सकता है मेरा बेटा इस तरीके से भी NH, यहां 2 पोजीशन पे NO2 और 4 पोजीशन पे NO2, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल यहां पे है, यानी एक तो NH है फिर उसके साथ G में क्या है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। जब ये NH2 भी इसके साथ लग जाए यानी NH2G क्या बनेगा फिर NH2 NH और ये सारा, इसको बोलेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इसका एक और नाम भी है, अगर यहां पे NH2 लग जाता है यानी अगर ये इस तरीके से बनता है, देखो NH2 ये वाला, G के बदले में मैं क्या लिखूंगा ये सारा, तो मैं लिखूंगा NH, उसके बाद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन लाइक दिस NO2 एंड NO2। इसको बोलते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में 2,4 DNP यानी डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, या इसको हम बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट भी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो भी अमोनिया डेरिवेटिव्स है, मैंने 1 2 3 4 दिखाए और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने ये 4 यहां दिखाए और ये 5वां यहां पे लिखा हुआ है जो आपको क्वेश्चन में करना है, ध्यान से समझना, आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, बिल्कुल आसान सी चीज है। क्या? जो भी अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, चाहे ये हो या ये हो, ठीक है, उनमें से आप देखो NH2, देखो इस वाले केस में अगर ये NH2OH होगा, एक ही NH2 है। अगर NH2 NH2 होगा तो 2 NH2 है। ठीक है, जिसमें एक ही NH2 है उसमें 2 हाइड्रोजन N से आप बाहर निकालेंगे, जिसमें 2 NH2 है किसी एक से आप NH2 निकालें अगर वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप किसी N से, मिसाल के तौर पर ये वाला N से आप 2 हाइड्रोजन बाहर निकालें। इट्स लाइक दिस। ट्रिक याद रखें, ध्यान रखें क्या कैसे ट्रिक याद रखें। मैं आपके लिए ये ट्रिक आसान बना लेता हूं, मैं इस तरीके से ये कंपाउंड लिखता हूं, देख लीजिए। ट्रिक्स याद रखा करें यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जल्दी जल्दी, बट अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स। तो आप क्या करेंगे मेरा बेटा, आप 2 हाइड्रोजन बाहर निकालें उस N से, ठीक है, जो NH2G में है। ठीक है, तो यहां से ऑक्सीजन निकाला करो, दैट मींस N के कितने बॉन्ड कम हुए, 2 बॉन्ड कम हुए। यहां से ऑक्सीजन निकाला, दैट मींस इस कार्बन के भी कितने बॉन्ड कम हुए, इसके भी 2 बॉन्ड कम हुए। तो कार्बन के 2 बॉन्ड कम हुए, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड कम हुए, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाओ। बात समझ आई? सपोज यहां होता NH2NH2, तो ये क्या बनता C डबल बॉन्ड N, फिर उसके साथ NH2 रहता। सपोज ये होता NH2OH, तो यहां पे क्या बनता C डबल बॉन्ड N, फिर उसके साथ OH। इन शॉर्ट आप इसको मानो G, आप इसको मानो G के साथ कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। NH2 से क्या करना है, 2 हाइड्रोजन निकालने और इससे एक ऑक्सीजन निकालना है। यानी जब भी यहां से एल्डिहाइड या कीटोन दिया हो, याद रखना एल्डिहाइड या कीटोन दिया हो और यहां से दिया अमोनिया डेरिवेटिव, तो क्या करना है, अमोनिया डेरिवेटिव के NH2 में से 2 हाइड्रोजन N से बाहर निकालने हैं। उस N और एल्डिहाइड या कीटोन का वो कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, वहां से ऑक्सीजन निकालो, फिर ये कार्बन और N के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ। ठीक है, ये हो गया बेटा जनरल इंफॉर्मेशन। लेकिन आपको क्वेश्चन में यह नहीं पूछा जा रहा है, आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप उतना ही करेंगे। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मैं ये नए से लिख लेता हूं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देख लीजिए हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है, हमें सिर्फ उतना जवाब देना है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिखूं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन व्हाट वी कॉल कार्बल्डिहाइड, ठीक है, प्लस H2N, उसके बाद NH, उसके बाद CO, उसके बाद NH2। दिस इज नोन एज सेमी कार्बाजाइड। बेटा ध्यान से सुनना, जिस टाइम पे भी बेटा अमोनिया डेरिवेटिव और कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन है, मैंने क्या बोला क्या करना है, ट्रिक वाइज अगर हम देखें, ट्रिक वाइज आपको ये वाटर बाहर निकालना है, N से 2 हाइड्रोजन और इससे ऑक्सीजन। जब आप बेटा ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इस तरीके का प्रोडक्ट। ये CH बचा बेटा मेरा यहां, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हुए, ये बना लीजिए इस N के साथ, और फिर NH C डबल बॉन्ड O NH2। सेमी कार्बाजाइड से जो प्रोडक्ट यहां मिलता है इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। किसका, जो स्टार्टिंग कंपाउंड था उसका सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो मुझे वहां नहीं जाना है, ये तो आपको आएगा। इसी तरीके से यहां से जो भी G होगा वो आप करेंगे, लेकिन यहां सेमी कार्बाजाइड में थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले इसको समझ लो। ये रिएक्शन होती है जनरली एट ए pH ऑफ 3.5। ओके,
तो ये रिएक्शन जो है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, याद रखेंगे बेटा, एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, फिर इसमें एलिमिनेट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल। इतना भी आपने नहीं लिखना है, ठीक है। पहले मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं बताऊंगा 12th में क्या लिखना है, अगर बोर्ड में आया तो। पहले आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करो। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कहने का मतलब इस पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन कौन है? एक ये वाला NH2 है, ठीक है, और ये वाला है। ध्यान रखना, दो NH2 है ना, और ये दो NH2 डिफरेंट है। अब देखो, ये NH2 जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो सकती है ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो, यहां पे अगर ये रेजोनेंस दिखाएगा, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी नाइट्रोजन के पास है तो कभी ऑक्सीजन के पास है। दैट मींस ये रेजोनेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। कहने का मतलब ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है, ठीक है, लेकिन ये नाइट्रोजन का लोन पेयर हिस्सा नहीं ले रहा है। बात समझ आ रही? मुश्किल तो नहीं है? दैट मींस, और दूसरी बात, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ यहां लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके लोन पेयर को रिपेल करके इसको अनस्टेबल बनाएगा। दैट मींस ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन है, उसी वाले नाइट्रोजन से आपको बेसिकली H निकालना है। अब इतनी सारी चीजें आप नहीं याद रखेंगे, आप सिंपल याद रखेंगे वो NH2 सेमी कार्बाजाइड का, वो NH2 जो NH के साथ जुड़ा है, उस वाले NH2 से आप 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है, और यहां से एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उससे डबल बॉन्ड O बाहर निकालेंगे, यानी एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बन, और NH2 वो वाला NH2, ठीक है, जो NH के साथ जुड़ा होगा, उसके 2 हाइड्रोजन निकालने के बाद इनके बीच में डबल बॉन्ड बना लो। डन। ये आपको करना है इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो आइए बेटा वापस अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा था सेमी कार्बाजाइड के साथ क्या होगा। नाउ ये बता रहा है अब एक्सेस ऑफ एथेनॉल एंड एसिड। एथेनॉल अगर एक्सेस में लिया जाए, फॉलोड बाय से एसिडिफिकेशन, तो क्या होगा? इससे पहले कि वहां जाएं, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां पे आइडिया दे दूं। ये थी पहली रिएक्शन, ये थी दूसरी रिएक्शन। आप देख रहे हैं दूसरी रिएक्शन में यहां पे सिल्वर मिरर बन गया। तो तीसरी रिएक्शन पे आ जाते हैं। सेमी कार्बाजाइड से साइक्लोहेक्सेन, कार्बल्डिहाइड और सेमी कार्बाजाइड, यहां बनाता है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का सेमी कार्बाजोन। बात समझ आई? तो ये बेटा रिएक्शन है। ओके, नाउ वापस अपनी इस पोजिशन पे आ जाते हैं। सॉरी, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। हां, तो यहां पे आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो बता रहा है कि आप साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की रिएक्शन करें। अब साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करें? ध्यान देना, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की रिएक्शन इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है करने के लिए विद एक्सेस ऑफ एथेनॉल। एक्सेस ऑफ एथेनॉल मींस आप यूं बोल सकते हैं CH2 CH3, ठीक। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? ये पहले इस पे अटैक करेगा, दैट मींस ये जुड़ जाएगा, फिर ये O- बनेगा, O- यहां से H निकालेगा। तो ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल इस तरीके से याद रखें। एक्सेस ऑफ एथेनॉल आपने लिया तो आप यूं करें, इन प्रेजेंस ऑफ से HCl ये रिएक्शन हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। आप सिंपल ये करें बेटा, आप एथेनॉल से H बाहर निकालें और ऑक्सीजन यहां से निकालें। इस तरीके से याद रखें। यानी एक्चुअली ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये वाला ऑक्सीजन भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि यही न्यूक्लियोफिलिक साइट्स है, ठीक। ख्याल रखना, जिस टाइम पे भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप देख सकते हैं इसके साथ रिएक्ट हो रहा है। कीटोन रिएक्शन ये वाली नहीं दिखाएगा, तो हमें वो भी नहीं बताना है सारा। तो यहां पे वाटर लॉस होगा, हमें बचेगा क्या, यहां मिलेगा क्या? ध्यान रखना बेटा, इट इज सिंपली CH, ठीक है, और फिर ये CH बॉन्ड बनाएगा OCH2 CH3 और OCH2 CH3 से। अब देखो, ये अल्काइल पार्ट है, ये ऑक्सीजन है, दिस इज अल्क ऑक्सी, ये भी अल्क ऑक्सी, ये दोनों अल्क ऑक्सी एक ही कार्बन पे है। तो इसको मैं नाम बोलूंगा, इट इज जेमिनल अल्कॉक्सी कंपाउंड। क्या बोलूंगा? इट इज जेमिनल अल्कॉक्सी कंपाउंड। जेमिनल मतलब हो गया एक ही पोजीशन पे दो अल्कॉक्सी ग्रुप, लेकिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ध्यान से सुनना,
obtained from, कहां से हासिल हुआ? एल्डिहाइड से, बिकॉज दिस इज एल्डिहाइड, obtained from एल्डिहाइड। आप बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। सो दिस इज जेमिनल अल्कोक्सी, मगर कौन सा अल्कोक्सी? डाई अल्कोक्सी कंपाउंड, जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड obtained from किससे बेटा? एल्डिहाइड। रिमेंबर, हमेशा के लिए याद रखो, जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड obtained from एल्डिहाइड इज नोन एज एसिटल, इज नोन एज एसिटल। तो आज के बाद याद रखें, दिस इज सिंपली एन एसिटल। तो आज के बाद हमेशा के लिए क्या याद रखें? देखो, अब इस रिएक्शन से सबक सीख सकते हैं। जिस टाइम पे भी एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो, वो बना लेता है एसिटल। क्या बना लेता है? एसिटल। मतलब एक ही पोजीशन पे दो दो अल्कोक्सी ग्रुप आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये वाली रिएक्शन भी किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ये देखिए बेटा, यहां पे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड था, एथेनॉल एक्सेस में लिया था, आपको साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाई इथाइल एसिटल मिल रहा है। ये तो नाम हो गया, बट एसिटल मिल रहा है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है, और यहां पे नेक्स्ट जो है वो दिया है जिंक अमलगम के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एसिडिक मीडियम में अगर जिंक अमलगम के साथ ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाला जाए तो क्या होगा। आइए बेटा इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। आपको बोला जा रहा है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड अगर ट्रीट किया जाए जिंक अमलगम के साथ, आई होप आपको पता है अमलगम किसको बोलते हैं, इन एसिडिक मीडियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप एक चीज हमेशा के लिए याद रखें, देखिए जिस टाइम पे भी आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ हो, याद रखना, चाहे ये एल्डिहाइड हो चाहे ये कीटोन हो, अगर जिंक अमलगम दिया हो और डाइल्यूट HCl यानी एसिडिक मीडियम में, जरूरी नहीं है वहां HCl लिखा हो, H पॉजिटिव लिखा हो, ठीक है। यहां आपको चेंज क्या करनी है, जो सी डबल बॉन्ड O है उसको आप CH2 में कन्वर्ट करें, बस, बाकी कोई चेंज ना लाएं। याद रखना नॉर्मली ये रिएक्शन इस तरीके से की जाती है। इसी तरीके से अगर बेटा यही सी डबल बॉन्ड O होता और इसको हम NH2 यानी हाइड्रोजीन देते, ठीक है, बेसिक मीडियम होता, और ऐसा कोई सॉल्वेंट होता, लेट अस सपोज इथाइलीन ग्लाइकॉल, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, आई मीन से जो हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है, और फिर आप इसको हीट करते, ठीक, ये चीज भी कन्वर्ट करता सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में। बट ख्याल रखना ये सी डबल बॉन्ड ओ सिर्फ या तो एल्डिहाइड का होना चाहिए या तो कीटोन का होना चाहिए। जब एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड ओ हो या कीटोन का सी डबल बॉन्ड ओ है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू CH2। कैसे? या तो जिंक अमलगम एसिडिक मीडियम में यूज करके या हाइड्रोजीन बेसिक मीडियम में यूज करके। बेटा याद रहेगा, इस वाली रिएक्शन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज क्लेमेंसन्स रिडक्शन और दिस इज नोन एज वोल्फ किश्नर रिडक्शन। जब आप ये चीज पढ़ते हैं, और भी आप इसमें कुछ और पढ़ते हैं, वो मैं जा नहीं रहा हूं, मुझे अपने क्वेश्चन पे आना है, तो ये चीजें ध्यान में रख के आपको यहां पे खुद समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में कौन सी वाली रिएक्शन दी है। क्वेश्चन ने दिया है ये, दैट मींस क्वेश्चन ने दिया है क्लेमेंसन रिडक्शन। लेकिन अगर कल को ये नहीं होगा, ये होगा, तब भी जाके आई मीन से आप ये रिएक्शन आराम से कर सकते हैं। सो ये क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन आई होप आपके दिमाग में होगा। तो आइए बेटा फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देख लीजिए अब क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको, जब ये बोर्ड में आएगा क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बताना है, तो आपको ध्यान देना है ये कौन सा रिएजेंट है, इसके साथ एल्डिहाइड या कीटोन को जो रिएक्शन होती है इसका नाम क्या है, इसके साथ जो रिएक्शन होती है दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। करना क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ को चेंज करना है, बाकी किसी चीज को चेंज नहीं करना है। अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ को चेंज करेंगे बताइए क्या बनेगा, CH2 बनेगा, और उसका अपना ये H टोटल में क्या आएगा, ये आएगा CH3। इस तरीके से रिएक्शन करनी है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। तो वापस आ जाते हैं, देख लीजिए यहां पे प्रोडक्ट किस तरीके से आपने लिखना है। ये देख लीजिए बेटा, मीथाइल साइक्लोहेक्सेन आपका प्रोडक्ट आता है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां पे डिस्क्राइब द फॉलोइंग, यहां पे आपको डिस्क्राइब करनी है चीजें। तो पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज एसाइलेशन। आपको एसाइलेशन डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे एसाइलेशन डिस्क्राइब करते हैं।
एसाइलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, जिस टाइम पे आपको डिस्क्राइब करना हो एसाइलेशन होता है क्या है, एसाइलेशन किसको बोलते हैं, समझने की कोशिश करें। फिर लिखना क्या है आपको एग्जाम में, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। इस एसाइलेशन के बारे में अगर मुझे बोर्ड में पेपर में आए एसाइलेशन, तो मुझे कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो बाद में। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में कितना लिखना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको पहले समझ लो एसाइलेशन क्या होता है। देखो बेटा, आपके पास जो कंपाउंड्स है, मिसाल के तौर पर अल्कोहल, गौर से समझना, मिसाल के तौर पर फिनॉल, मिसाल के तौर पर एलिफैटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन, से फॉर एग्जांपल एनिलीन। गौर से समझना, आप देख रहे हो अल्कोहल जो है, अल्कोहल को मैं यूं लिख सकता हूं ROH, और फिनॉल जो है बेटा उसको मैं यूं लिख सकता हूं OH, और बाकी दो तो लिखे हैं। अब देखो, अल्कोहल देखो आप, फिनॉल का H देखो आप, या अगर यहां पे मैं इस तरीके से करूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसका भी हाइड्रोजन यहां पे अलग दिखा दूं और इसका भी दिखाऊं। आपको इतना तो पता है कि हाइड्रोजन कहां जुड़ा है, N के साथ, ये कहां जुड़ा है, N के साथ। Hydrogen attached to electronegative element oxygen, hydrogen attached to electronegative oxygen, hydrogen attached to electronegative nitrogen. Remember, those compounds in which hydrogen is attached to, bonded to electronegative elements like oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, ऐसे hydrogens को हम बोलते हैं acidic hydrogens या active hydrogens, और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो आइए बेटा देख लीजिए हमें किस तरीके से फिर एसाइलेशन समझ आ जाएगी। देख लीजिए, एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना, और एसाइल ग्रुप जो होता है दैट इज दिस वन। जो ये एसाइल ग्रुप दे, ठीक है, ध्यान रखना, उनको बोलेंगे एसाइलेटिंग एजेंट्स। एसाइलेटिंग एजेंट जनरली होते हैं RCOCl, हम इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, और हम RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, यानी हम लिखते हैं एनहाइड्राइड। ध्यान देना, या तो हम एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड लेते हैं या एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको बोलेंगे एसाइलेटिंग एजेंट। इन्हीं की मदद से ये वाला पार्ट, इनमें ये वाला पार्ट, एसाइल पार्ट, अब आप बोलेंगे ये वाला कि ये वाला, दो में से कोई एक, ठीक है। ये एसाइल पार्ट जो है ये किसी चीज में चला जाता है यहां से निकल के, ठीक है। तो जब ऐसी रिएक्शंस हो कि आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो, लाइक अल्कोहल, फिनॉल, प्राइमरी जरूरी नहीं, एलिफैटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन, क्या अल्कोहल, फिनॉल, एलिफैटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। जब इन एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिएक्शन एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ होती है, तो वो एक्टिव हाइड्रोजन्स बाहर आते हैं, उन हाइड्रोजन्स की जगह ये एसाइल ग्रुप ले लेते हैं, और रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन। बात समझ आई? तो एसाइलेशन रिएक्शन क्या है? एसाइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना, या एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के हाइड्रोजन्स की जगह जो एसाइल ग्रुप आ जाता है उसको बोलते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन कौन कराता है उन एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की? वो कंपाउंड जिनमें एसाइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, जनरली एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एसाइलेटिंग एजेंट्स। क्या बोलते हैं? एसाइलेटिंग एजेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर ध्यान देना, जब आपके पास कंपाउंड है अल्कोहल, अगर आपको इसकी एसाइलेशन करनी है, दैट मींस आपको ये H हटाना है, समझना, और ये H हटा के क्या लगाना है, आराम से समझेंगे आप H हटा के ये बनाएंगे COR, यही बनाएंगे। बात समझ आ रही है? तो H हट गया, उसकी जगह क्या आ गया? COR, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास फिनॉल होगा, इसकी जगह, इस H के हटने की जगह कौन आना चाहिए? इस H की जगह आना चाहिए बेटा COR, यानी एसाइल ग्रुप। सिमिलरली आपके पास अमाइन है, लेट अस सपोज एलिफैटिक अमाइन, H हटेगा, H की जगह कौन आएगा?
H की जगह आएगा C डबल बॉन्ड OR यानी एसाइल, तभी जाके तो ये एसाइलेशन है। इसी तरीके से एरोमेटिक अमाइन जो है, एरोमेटिक अमाइन का भी H हट जाएगा, उसकी जगह आएगा कौन? एसाइल ग्रुप, तभी जाके तो ये एसाइलेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में सोचना है। अब ये एसाइल कहां से आएगा? या तो एसिड क्लोराइड से या तो एसिड एनहाइड्राइड से। बट ध्यान रखना, जो एसाइल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये एसाइल ग्रुप के तो बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस आर, लेकिन दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज यहां आपको याद रखना है। इफ आर इज इक्वल टू CH3, नाउ टेल मी एसाइल उस टाइम पे क्या बनेगा? CH3CO, इसको बोलते हैं एसिटाइल और डिनोट इसको किया जाता है AC से। इसी तरीके से अगर R का वैल्यू C6H5 हो, यानी ये फिनाइल रिंग हो C6H5, तो ये बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे बेंजोइल। तो याद रखना बेटा, जो एसाइल है, एसाइल के दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। वन, व्हेन R इज इक्वल CH3, तब जाके ये CH3CO बनेगा एसिटाइल, और इसी तरीके से व्हेन R इज C6H5, दैट मींस ये बनेगा C6H5CO यानी बेंजोइल। कहने का मतलब है, जो एसाइलेशन हम कराते हैं उसको हम जनरली दो तरीकों से कराते हैं, या तो एसिटाइल ग्रुप लाके दैट मींस एसिटाइलेशन, या तो बेंजोइल ग्रुप लाके दैट मींस बेंजोइलेशन। बात समझ आई? तो आइए बेटा एसिटाइलेशन पे ध्यान देते हैं। दैट मींस एसाइलेशन जनरली कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। क्या क्या? वन इज एसिटाइलेशन एंड अनदर इज बेंजोइलेशन। ध्यान दीजिए, वन इज एसिटाइलेशन एंड अनदर इज बेंजोइलेशन। तो एसिटाइलेशन में क्या करेंगे आप? शाबाश, नंबर फर्स्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या करेंगे? एसिटाइलेशन में आप एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, फिनॉल, एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, उनका H हटाएंगे लेकिन एसिटाइल ग्रुप से। ठीक है बेटा, तो आइए देख लेते हैं एसिटाइलेशन किस तरीके से होती है। अगर आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, इसकी एसिटाइलेशन दो तरीकों से हो सकती है। या तो इसकी एसिटाइलेशन आप इस तरीके से करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड लेके, तो शॉर्ट में आप इस तरीके से दिमाग में याद रखें कि ये H हट जाता है, H हट जाता है Cl के साथ, और इस H के बदले में आएगा COCH3, दैट मींस एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट विल बी RO फिर COCH3, दैट मींस दिस इज एन एस्टर। आप ध्यान दे सकते हैं, ये RCOOR भी है, यानी एस्टर मिल रहा है आपको, और साथ साथ में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। ठीक, याद रखेंगे जब अल्कोहल की एसिटाइलेशन होती है, ठीक है, ये होती है या तो इस एसिड क्लोराइड से फॉर एग्जांपल एसिटाइल क्लोराइड से, या अल्कोहल की एसिटाइलेशन जो है बेटा हो जाएगी एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो इसको यूं भी आप दिखा सकते हैं। आपको क्या करना है? ये H हटाना है, इस H के बदले में आपको क्या लगाना है? देखो, H के बदले में ये लगाना है, जो लगाना है आपको H के बदले में, उसको डिब्बे के बाहर रखो, बाकी सारा डिब्बे के अंदर, दैट मींस ये सारा एक साथ मिल जाएगा। तो ये H हट गया, ये COCH3 यहां आ गया। ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट विल बी ROCOCH3, लेकिन साइड प्रोडक्ट अब HCl के बदले में CH3COOH आएगा, एसिटिक एसिड आएगा। इन शॉर्ट एस्टर मिल रहा है। सो अल्कोहल की एसिटाइलेशन के बाद, अल्कोहल की एसाइलेशन के बाद, अगर वो एसिटाइलेशन है वो अलग बात है, लेकिन अल्कोहल की एसाइलेशन के बाद एस्टर मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो एसिटाइलेशन है एस्टर मिला। बट याद रखना, अल्कोहल की जब भी आप एसिटाइलेशन करें, चाहे आप एसिटाइल क्लोराइड लें, चाहे आप एसिटिक एनहाइड्राइड लें, आप ये रिएक्शन जनरली करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। दैट मींस बेस यहां कैटलिस्ट का काम करता है, और वो बेस जनरली होती है पाइरिडीन। So this is acetylation of alcohol. Acetylation of alcohol कैसे होती है? एसिटाइल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और मिलेगा क्या हमें? एस्टर। कौन सा वाला एस्टर? दैट डिपेंड्स अपॉन ये R का वैल्यू क्या है, और यहां R का तो CH3 हमने लगाया ही दिया। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब सेम इसी तरीके से मेरा बेटा आप फिनॉल में दिखा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपके पास अब फिनॉल है, फिनॉल की जिस टाइम पे आप एसिटाइलेशन करेंगे, दो तरीकों से कर सकते हैं।
by using acetyl chloride and by using acid anhydride. ठीक, याद रखेंगे जब एसिटाइल क्लोराइड से हम करते हैं ये रिएक्शन, जनरली करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड दैट बेस इज पायरिडीन। जब फिनॉल की एसिटाइलेशन करते हैं बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से मिलता है ये एनहाइड्राइड, उस एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हम लेते हैं एज बेस, दैट मीन्स बेसिक मीडियम में हम करते हैं, या कभी कभी इसके बदले में हम पायरिडीन भी ले सकते हैं। दैट मीन्स या तो हम बेसिक मीडियम में करेंगे या हम करते हैं, तो मैं पहले इसको यहां पे रब ही कर दूं, मैं बोलूंगा बेसिक मीडियम में करते हैं, जनरली लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड फ्रॉम विच दिस एनहाइड्राइड हैज बीन ऑब्टेन्ड, या हम करते हैं few drops of concentrated H2SO4 यानी in presence of acid। ये बेस हो या एसिड हो, ये सिर्फ कैटलिस्ट का काम करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। बाकी वैसे ही रिएक्शन होती है जिस तरीके से आपने इससे पहले दिखाया था, यानी HCl यहां लॉस होगा और ये टोटल लॉस होगा। इस H के बदले में COCH3 आया, दैट मींस एसिटाइलेशन। इस H के बदले में COCH3 आया, दैट मींस एसिटाइलेशन। यानी प्रोडक्ट में एक बार फिर से आपके सामने यहां पे दिखा दूं, सो प्रोडक्ट विल बी O, H के बदले में क्या आएगा, H के बदले में आएगा COCH3 और लॉस होगा HCl। यहां पे भी देखो H हट गया, उस H के बदले में क्या लाना है, ये COCH3 लाना है। इसका मतलब प्रोडक्ट एक बार फिर से O, H के बदले में आया COCH3 प्लस CH3COOH। अब देखो ध्यान रखो, इससे पहले अल्कोहल देखा, उसमें भी आपने क्या किया, H हटाया, COCH3 लगाया। यहां पे भी क्या किया, फिनॉल में भी क्या किया, H हटाया, उसके बदले में COCH3 लाया। जब H हट जाए फिर COCH3 आ जाए, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो अल्कोहल में जब एसिटाइलेशन होती है, एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से दोनों जगहों पे आप बेस लेते हैं, जनरली पायरिडीन। लेकिन जब फिनॉल में आप एसिटाइलेशन करते हैं बाय यूजिंग एसिटाइल क्लोराइड, सिर्फ बेस की प्रेजेंस में करते हैं। लेकिन अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड को लेके आप एसिटाइलेशन करें तो एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम में आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। ये एसिड्स और बेसिस यहां पे सिर्फ कैटलिस्ट है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अल्कोहल और फिनॉल। अब अगर आपको दिखाना हो अमाइन में क्या होगा, देखो आपके पास अमाइन है, लेट अस सपोज RNH2। आप इसकी एसिटाइलेशन करने की कोशिश करते हैं, यहां पे आपको किसी फर्दर कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी फर्दर बेस की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये खुद एक अच्छा बेस होता है। ये इस पे अटैक करके Cl- को बाहर निकालेगा, Cl- यहां से H लेगा, और हमें क्या होगा, हमें यहां पे क्या मिलेगा, H निकालो बाहर, ध्यान रखना, H निकालो बाहर, निकाला बाहर। इस H के बदले में क्या आएगा, इस H के बदले में ये COCH3 आएगा। यही तो चल रहा है तब से, H हटा रहे हैं, COCH3 लगा रहे हैं, इसी को तो एसिटाइलेशन हम बोलते हैं। तो आइए बेटा ध्यान रखिए क्या मिलेगा यहां प्रोडक्ट, RNH, फिर CO और उसके साथ में CH3। तो आप देख लो H हट गया, उस H के बदले में देखो क्या आया, COCH3, दिस इज एसिटाइलेशन। इसी तरीके से बेटा अगर आप RNH2 ले रहे हैं, आप इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करके एसिटाइलेशन करा सकते हैं। एक बार फिर से आपको मिलेगा RNH COCH3। फर्क इतनी है कि यहां पे एस्टर नहीं मिल रहा है, यहां मिल रहा है RCONHR, यहां सब्स्टिट्यूटेड अमाइड या अल्काइलेटेड अमाइड मिल रहा है। अल्कोहल और फिनॉल से क्या मिलता था, एस्टर, यहां क्या मिल रहा है, अमाइड या सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। ठीक है, अच्छा यहां पे HCl साथ में लॉस हुआ और यहां पे CH3COOH लॉस हुआ। ठीक, अगर आप इसको भी दिखाएं इस तरीके से डिब्बे में बंद करके आप समझा सकते हैं, तो इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो यहां किसी बेस की जरूरत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस खुद होता है ना। आइए, अगर एरोमेटिक अमाइंस हो तब क्या करना है, चलिए मैं सिर्फ इतना यहां पे रब कर दूं। एरोमेटिक अमाइन में तो सिर्फ ये वाली चेंज आ जाएगी, यहां पे उस टाइम पे बेटा फिनाइल रिंग होगी, यहां पे उस टाइम पे फिनाइल रिंग होगी। डन। बट ख्याल रखना, ये देखो यहां पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर इस तरीके से मैं दिखाऊं क्या, इसको मैं नए से दिखाता हूं, देखो आराम से समझना।
यहां पे लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा ले सकता है। आप देख सकते हैं ये फिनाइल रिंग लगते ही ये किसके साथ हिस्सा ले सकता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस में हिस्सा लेना मतलब यहां का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है अटैक के लिए। इसको अटैक किस पे करना था? CO के C पे। ये अटैक के लिए अवेलेबल नहीं है। दैट मींस इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता है। वो इससे पहले अच्छा न्यूक्लियोफाइल या बेस का काम करता था, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल या बेस का काम नहीं करेगा। फॉर दैट पर्पस हमें यहां पे कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, हमें यहां पे कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। और हम ये रिएक्शन क्या करते हैं? हम ये रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट वी कॉल पाइरिडीन। इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन हम ये रिएक्शन जनरली करते हैं, यानी इन बेसिक मीडियम हम जनरली ये रिएक्शन करते हैं। तो तब जाके ये रिएक्शन हो जाएगी और हमें प्रोडक्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट में सिंपल सी चीज, ये जो R था उसकी जगह अब हमें यहां पे फिनाइल मिलेगा, यानी फिनाइल रिंग मिलेगी। ये देख लीजिए, मैं थोड़ा छोटा सा बना रहा हूं क्योंकि यहां जगह कम है, लेकिन आई होप समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी कुछ नहीं है। इसी तरीके से आप यहां पे ले सकते हैं, यानी ये किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। लेकिन इससे पहले एलिफेटिक अमाइंस को कैटलिस्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स थे, वो जल्दी अटैक कर सकते थे, खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैक कर सकते थे। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो दिस वॉज अबाउट एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन किस तरीके से हो सकती है। अब बेटा देख लेते हैं बेंजोइलेशन। इन्हीं कंपाउंड्स की आप बेंजोइलेशन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना बेंजोइलेशन में आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेहरबानी करके। बेंजोइलेशन में आप ले सकते हैं अल्कोहल, आप ले सकते हैं बेटा फिनॉल, ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। आप ले सकते हैं बेटा एलिफेटिक अमाइन, आप ले सकते हैं बेटा एरोमेटिक अमाइन। ध्यान देना, तो बेंजोइलेशन में क्या है, ये हाइड्रोजन्स रिप्लेस होंगे, लेकिन इस टाइम पे ये रिप्लेस होंगे बाय मींस ऑफ COC6H5, यानी बेंजोइल ग्रुप। से फॉर एग्जांपल मैंने बेंजोइल क्लोराइड के साथ इनकी रिएक्शन दिखाई, क्या चलो मैं डायरेक्टली इस पे इस तरीके से लिखूंगा C6H5 बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड यहां पे बेंजोइलेशन कराएगा। बेंजोइल क्लोराइड से हम यहां बेंजोइलेशन करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह रिएक्शन हम करते हैं एक्वियस NaOH की प्रेजेंस में, एक्वियस NaOH की प्रेजेंस में। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट मैं यहां थोड़ा सा इसको कर दूं, देख लीजिए मेरा बेटा। जब आप बेंजोइलेशन करते हैं आपको करना क्या है, H हटाना है, उसके बदले में COC6H5 लगाना है। यानी अगर मैं विदाउट मैकेनिज्म दिखाऊं, मैं ये बोलूंगा कि ये HCl यहां से लॉस हो रहा है टोटल में। ठीक है, तो उस H की जगह आ रहा है COC6H5। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन में आएगा RO और O के साथ आएगा C डबल बॉन्ड O C6H5। ये एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं, ये RCOOR यानी एस्टर फिर से मिल रहा है, साथ साथ में यहां पे HCl मिलेगा। अब दूसरी वाली रिएक्शन में फिनाइल एस्टर C6H5। तो ये कौन सी रिएक्शंस है? ये बेंजोइलेशन हो रही है। बेंजोइलेशन ऑफ व्हाट? बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल हो रहा है, बेंजोइलेशन ऑफ व्हाट वी कॉल अमाइन हो रहा है, चाहे वो अमाइन जो है एलिफेटिक हो बेटा, या आपके पास व्हाट वी कॉल एरोमेटिक अमाइन हो। बात समझ आ रही है? हर जगह पे आप देख रहे हैं, हर जगह पे बेंजोइलेशन हो रहा है, हर जगह पे H निकल रहा है और उसकी जगह COC6H5 आ रहा है, यानी बेंजोइल ग्रुप आ रहा है। याद रखेंगे आप, बेंजोइलेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बाय यूजिंग बेंजोइल क्लोराइड, बाय यूजिंग, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। याद रखेंगे आप, बेंजोइलेशन ऑफ एनी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या एनी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बेंजोइलेशन ऑफ एनी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और एनी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। याद रखना बेटा, by using benzoyl chloride in presence of aqueous NaOH, that reaction, those types of reactions are known as, यहां पे लिख रहा हूं, Schotten-Baumann reaction.
तो कैन आई से these all are examples of Schotten-Baumann reaction. So what is Schotten-Baumann reaction? Schotten-Baumann reaction is simply benzylation of active or acidic hydrogen containing compound by using benzoyl chloride in presence of aqueous NaOH. ठीक है बेटा? तो this was all about acylation. That means acetylation as well as benzylation. ठीक है बेटा? तो आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा यहां पे जो से एक मिनट हम अपने स्लाइड पे आ जाते हैं. नेक्स्ट जो यहां पे है, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज Cannizzaro रिएक्शन. व्हाट इज Cannizzaro रिएक्शन? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. Cannizzaro रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो Cannizzaro रिएक्शन हमारा यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमने यहां पे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. Cannizzaro रिएक्शन. बट इससे पहले कि मैं आपको बताऊं व्हाट इज Cannizzaro रिएक्शन, रिमेंबर फॉरएवर Cannizzaro reaction is actually of two types. One is intermolecular and another is intramolecular. ध्यान देना बेटा. One is intermolecular, another is intramolecular. Between the molecules and within the same molecule. Reaction हो जाए Cannizzaro reaction. But है क्या Cannizzaro reaction? उसको मैं अभी समझा दूंगा. And this is of two types. One is simple, another is mixed or crossed. यानी स्टार्ट हम करेंगे इस सिंपल से, फिर थोड़ा आइडिया में दूंगा आपको मिक्स्ड और क्रॉस्ड, और फिर इसका थोड़ा आइडिया देंगे. इस तरीके से Cannizzaro रिएक्शन कंप्लीट होगी. तो व्हाट इज Cannizzaro रिएक्शन? Cannizzaro रिएक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सिंपल मैं बताऊं. पहली बात, ये रिएक्शन दिखाते कौन है? ठीक है, याद रखना बेटा, Cannizzaro रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स दिखाते हैं. कौन दिखाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स, बट विदाउट एनी अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन. ध्यान देना, बुक्स लिखती हैं विदाउट एनी अल्फा हाइड्रोजन. ये 100% सही नहीं है. याद रखना, विदाउट एनी अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन, यानी अगर अल्फा पोजीशन हो उस पे हाइड्रोजन हो या ना हो हार्डली मैटर्स, मगर वो एसिडिक नहीं होना चाहिए. बट जनरली आप ये याद रख सकते हैं, एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, लेकिन ज्यादा सही क्या है, वो एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो. ठीक है, तो वो एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो वो दिखाते हैं मेरा बेटा Cannizzaro रिएक्शन. ठीक है, तो पहला दिमाग में यह बिठाना है कि Cannizzaro रिएक्शन कौन दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? एल्डिहाइड्स, मगर कौन से एल्डिहाइड्स? विदाउट एनी अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन. ठीक है, तो आइए इस चीज को समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता से. पहले सिंपल समझेंगे, फिर मिक्स समझेंगे, फिर मॉलिक्यूलर समझते हैं. तो Cannizzaro रिएक्शन कौन दिखाता है? वो एल्डिहाइड्स जिनमें कोई भी अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो. तो क्या मैं सिंपल सी एग्जांपल इसकी बोलूं? फॉर्मल्डिहाइड, बिकॉज दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. इस फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर कोई कार्बन अटैच होगा, ध्यान से सुनना, अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई कार्बन अटैच होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन. उस अल्फा कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. बहुत सारे बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, वो बोलते हैं ये जो है अल्फा हाइड्रोजन. नहीं, अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन इज सिंपली हाइड्रोजन, ध्यान देना, attached to alpha carbon. ठीक है, and what is alpha carbon? Alpha carbon is simply carbon attached to functional group CHO. इस चीज के लिए Cannizzaro रिएक्शन के लिए अल्फा कार्बन कौन है? दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू CHO. CHO के साथ अगर कोई कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे. क्या इसमें अल्फा कार्बन है? यहां अल्फा कार्बन नहीं है. अगर अल्फा कार्बन नहीं है, क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है. दैट मींस ये वाला एल्डिहाइड जो है ये दिखा सकता है Cannizzaro रिएक्शन. आइए बेटा ध्यान रखना, एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करो. तो हमारी रिएक्शन जो थी यानी या है, दैट इज Cannizzaro रिएक्शन. तो अब हम इस Cannizzaro रिएक्शन में बोल सकते हैं कि जो HCHO फॉर्मल्डिहाइड है वो दिखा सकता है Cannizzaro रिएक्शन. इसी तरीके से देखो, अगर मैं इस तरीके से दूं बेंजल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कार्बन बन गया अल्फा कार्बन. ठीक, मगर अगर आप इस कार्बन पे ध्यान दोगे
इस कार्बन पे ऑलरेडी ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। दैट मींस इसने तो पहले ही अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई की है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अल्फा कार्बन तो है यहां, बट यहां पे बेटा अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, उसका एसिडिक होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। तो शॉर्ट में अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड में नहीं होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह भी कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, अब जरा यहां देख लीजिए, मैं लिखूंगा CH3CHO, यह है फंक्शनल ग्रुप, तो यह कार्बन बन गया अल्फा कार्बन। इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन्स, दैट मींस अल्फा कार्बन भी मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो यह नहीं दिखाएगा कैनिज़ारो रिएक्शन। तो पहली बात, क्या कैनिज़ारो रिएक्शन कौन दिखाएगा, वो दिमाग में आया? ऑब्वियसली आया होगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब हमें समझ तो आया कि एल्डिहाइड्स दिखाते हैं विदाउट एनी अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। दूसरी बात कि कैनिज़ारो रिएक्शन जो होती है ये एसिडिक होती है कि बेसिक होती है? याद रखना, कैनिज़ारो रिएक्शन बेसिक होती है, और जो बेस यहां यूज की जाती है वो कॉन्सेंट्रेटेड बेस होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है। जनरली जो बेस हम यहां यूज करते हैं दैट इज NaOH। आप या तो इस फॉर्म में इसको देखेंगे, या आप ज्यादातर इसको देखोगे 50% लिखा गया होगा, दैट मींस इट इज कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक है बेटा, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH आपको लेना है। और एल्डिहाइड कैसे लेने हैं? एल्डिहाइड्स लेने हैं जो, शाबाश, जिनमें कोई भी अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। अब बात समझना, सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन किसको बोलेंगे? यानी सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना ये कौन सा मॉलिक्यूल है? एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। गौर से समझना, अगर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, यानी अगर कम से कम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, ठीक, कैनिज़ारो रिएक्शन अगर दो मॉलिक्यूल्स, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, तब जाके ऐसी कैनिज़ारो रिएक्शन को हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना, इंटरमॉलिक्यूलर कब होगा? जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो। अगर वो दोनों मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के हो तो हम बोलेंगे, दोनों मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के जब रिएक्शन दिखाए हम बोलेंगे दिस इज सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन। लेकिन अगर इस तरीके से हो, अगर इस तरीके से हो, एक साइड से ये एल्डिहाइड जो कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाता है, दूसरे साइड से ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाता है, अब अगर इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कैनिज़ारो रिएक्शन हुई तो इंटरमॉलिक्यूलर तो यह है, बिकॉज इट टेक्स प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बट ये मॉलिक्यूल जिनके बीच में ये कैनिज़ारो रिएक्शन हो रही है, क्या वो सेम है कि डिफरेंट है? वो डिफरेंट है, इसलिए इस टाइप को बोलेंगे मिक्स्ड या क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। तो आइए पहले ध्यान देते हैं सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर कैनिज़ारो या इंटरमॉलिक्यूलर सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? दो मॉलिक्यूल चाहिए एल्डिहाइड के कम से कम, ठीक है, लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूल होने चाहिए ऑफ द सेम कंपाउंड, और इनको आपको ट्रीट करना है विद कॉन्सेंट्रेटेड व्हाट वी कॉल बेस जो है उसके साथ, यानी NaOH के साथ, या मेरा बेटा आप 50% NaOH ले सकते हो। तो आपको क्या याद रखना है? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, लेकिन सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन, इसमें आप याद रखें एक एल्डिहाइड जो है, ठीक है, यानी मैं यहां पे कन्वर्जन याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, क्या है? जो एक मॉलिक्यूल का CHO है, कन्वर्ट दैट इनटू कूना, COONA, कूना। बट ध्यान रखना ये कोई कश्मीरी कूना नहीं है, ये याद रखने के लिए, ट्रिक याद रखने के लिए, तो CHO को कूना में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा, दूसरा जो CHO होगा दूसरे मॉलिक्यूल का, लेकिन जब ये सेम कंपाउंड होंगे, ठीक है, सेम कंपाउंड का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें जो CHO है उसको कन्वर्ट करें आप इस तरीके से। ध्यान रखना किस तरीके से, C और H अपनी ही जगह रखें, जो ये डबल बॉन्ड O है उसको कन्वर्ट करें आप इनटू सिंगल बॉन्ड O। जब आपने सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट किया, देखो कार्बन डबल बॉन्ड O से कार्बन सिंगल बॉन्ड O बनाया, कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ, इसको भी दे दो H, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हुआ, इसको भी दे दो H। आई होप आपको समझ आया। चेंज कहां है? चेंज सिर्फ है, ध्यान रखना, चेंज कहां लानी है? चेंज आपको नजर आ रही होगी, ये C डबल बॉन्ड O जो है वो बन गया CHOH। आप ध्यान रखो, वो C डबल बॉन्ड O से पहले C सिंगल बॉन्ड O बनाओ, C के साथ भी H दे दो, O के साथ भी H दे दो। इन शॉर्ट
एक एल्डिहाइड में ऑक्सीजन ऐड कराओ, दैट मींस ऑक्सीडेशन कराओ, दूसरे एल्डिहाइड में आप हाइड्रोजन ऐड कराओ, दैट मींस आप रिडक्शन कराओ। यानी इसकी हो गई ऑक्सीडेशन और इसकी हो गई रिडक्शन। तो कहने का मतलब है फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। जब सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो रिमेंबर, सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर केनिज़ोरो रिएक्शन जो होती है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप ये आपने लिखा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो इसको हम रब कर देते हैं। आइए बेटा देख लेते हैं यहां पे करना क्या है। देख लीजिए, आपको यहां पे सिंपल तरीका करना है। आपको मैंने अभी बताया इसको किस में कन्वर्ट करना है, CONA, साथ में क्या है H, तो ये बन जाएगा H कूना, हसकूना। नहीं, ऐसा नहीं, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। प्लस आपको ये H अपनी जगह रखना है, ये C अपनी जगह रखना है, और उसके साथ ये H अपनी जगह रखना है। मैंने अभी क्या बोला, क्या करना है? C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करें इनटू COH एंड H। इसी चीज को आप बेटा लिख सकते हो ना, CH3OH। तो आइए इसको मैं लिख लेता हूं इन द फॉर्म ऑफ CH3OH। सो इस तरीके से बेटा ये केनिज़ोरो रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है, CH3OH। यानी जब भी आपको केनिज़ोरो रिएक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में दी हो, आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बट याद रखें, सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर केनिज़ोरो रिएक्शन में जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड फिलहाल इस एग्जांपल में, और जिसकी रिडक्शन हो रही है दैट इज ऑल्सो फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी फॉर्मल्डिहाइड की, रिडक्शन भी फॉर्मल्डिहाइड की। दिस इज सिंपली डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नाउ मैं इस चीज को समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से असल में ये रिएक्शन हो रही है। देखिए बेटा होता क्या है, आपके पास एक्चुअली C डबल बॉन्ड OH है, और आपको पता है आप इसको ट्रीट कर रहे हैं विद NaOH, एंड NaOH आपके पास Na पॉजिटिव OH नेगेटिव की सूरत में है। तो आपको पता है NaOH इज ए बेस। बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन यहां से निकालना, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, इसीलिए NaOH यहां न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब ऐसा कुछ हुआ, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो आप मुझे बताएंगे बेटा, मैं फिलहाल यहां पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूं, तो आप मुझे बताएंगे यहां पे क्या मिला। यहां पे मिला इस तरीके से, इट इज H, C एंड H अपनी जगह, इस जगह पे आया OH, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब ये डबल बॉन्ड था, ये कन्वर्ट हुआ इनटू CO नेगेटिव, और इस O नेगेटिव के पास Na पॉजिटिव अट्रैक्शन करेगा। पहले ऐसे हुआ। अब ये जो हमें मिला HCH एंड OH एंड दिस ONA नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, बिकॉज दिस इज सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर, दैट मींस नेक्स्ट एल्डिहाइड विल बी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब ये O- वापस डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहां एक अनयूजुअल सा स्टेप होता है, एक हाइड्राइड ट्रांसफर होता है फ्रॉम दिस टू अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, और ये बॉन्ड इस तरीके से रिएक्शन होती है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। एंड हाइड्राइड ट्रांसफर जो यहां पे हो रहा है, दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन एंड हेंस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बहरहाल यहां पे क्या हुआ, अब मुझे बता दो, H अपनी जगह रहा, C अपनी जगह रहा, यहां पे क्या बना, डबल बॉन्ड O। जब डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया। क्या न्यूट्रल ऑक्सीजन Na पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा? नहीं। सो इट इज HC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, बिकॉज ये H तो यहां पे आ गया। तो हमें मिला पहले HC डबल बॉन्ड O, ये नीचे जो OH था उसको मैं यहां लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है बेटा। अब ये H इसके पास आया, अब देखो ये C के पास यहां से भी H, यहां से भी H, दो H ऑलरेडी अपने, तीसरा यहां से आया, तो ये बन गया CH3 और सिंगल बॉन्ड O-। सो इट इज लाइक दिस, CH3 O-। इस O- के पास अट्रैक्शन दिखाएगा Na पॉजिटिव। अब ध्यान रखना, ये एसिड है, ठीक, और आपको पता है एसिड जो है इट कैन इजीली लूज ए प्रोटॉन, ये लॉस करेगा प्रोटॉन, ठीक है। ये वाला, एक मिनट मुझे दे दीजिए, यहां पे प्रोटॉन लॉस होगा और वो प्रोटॉन को ये लेगा, ठीक है। यानी मैं यूं बोलूंगा, यहां प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। क्यों होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, समझने की कोशिश करें। वो H पॉजिटिव देगा, जब उसने H पॉजिटिव दिया वो बचेगा HCO O नेगेटिव एंड
उसके पास अट्रैक्शन दिखाएगा Na पॉजिटिव। दैट मींस ये H कूना बन गया, और दूसरा जो है वहां से जो H पॉजिटिव निकला वो ये O माइनस लेगा, ये बनाएगा CH3OH। वजह क्या है, क्यों प्रोटॉन ट्रांसफर होगा? देखो पहले जो O माइनस था वो O पे नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बना रहा था CH3 अपना इलेक्ट्रॉन देके, लेकिन अब जो नेगेटिव चार्ज बना आप देख सकते हैं दैट इज स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यानी यहां से यहां जो ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस इज सिंपली स्टेबिलिटी। ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है। एक तो ये एसिड सॉल्ट बना रहा है, और दूसरा आपका ये जो सोडियम अल्कोक्साइड था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। अब शॉर्ट में ये देखो टोटल में क्या हुआ, टोटल में हुआ ना एक बन गया ना H कूना और दूसरा बन गया ना अल्कोहल, यानी एक बन गया ना बेटा, एक फॉर्मल्डिहाइड की हुई ना ऑक्सीडेशन, बिकॉज ये बनने से क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, और दूसरे की हुई ना व्हाट वी कॉल अल्कोहल बनते बनते रिडक्शन। यानी यहां एक दे रहा है एसिड का सॉल्ट, या आप बोल सकते हैं एसिड, अगर आप इसकी फर्दर एसिडिफिकेशन करें तो एक दे रहा है एसिड का सॉल्ट और दूसरा दे रहा है अल्कोहल। तो किस तरीके से हो रहा है वो दिमाग में रखना, एंड याद रखना दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बेटा, होप ये दिमाग में रहा। तो यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो अगर मैंने ये कीटोन लिया होता, बेटा ध्यान रखना, अगर मैंने यहां R लिया होता, COR लिया होता, यानी अब मैं इस तरीके से करूंगा, ध्यान रखना, मैं यहां अब रब करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले, आई होप आपने लिया। तो अब देखो मैं ये रब करूंगा, मैं ये रब करूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे R लिखूंगा, मैं यहां R लिखूंगा, ठीक है। दैट मींस मैंने कीटोन लिया। ध्यान से समझना, जब कीटोन पे ये रिएक्शन हो तो यहां पे R होगा और यहां पे R होगा, ठीक है। तो यहां R तो यहां R, ये तो बन ही जाएगा। मान लो ये कीटोन था, मान लेते हैं कीटोन था, ठीक है। तो जब कीटोन था यहां पे R और यहां पे R। अब मुझे बताओ, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्राइड ट्रांसफर करना होता है, और उस हाइड्राइड को दूसरे वाले कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करना है। अगर मैंने कीटोन लिया होता तो यहां पे दूसरा कौन होता, दूसरा भी कीटोन होता। अब इस कीटोन के इस कार्बन पे किसको अटैक करना है, यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होना है। बट जब ये यहां आएगा, ध्यान रखना बेटा, जब ये O माइनस यहां हो आया, इस कार्बन पे आया, क्या यहां पे कोई हाइड्राइड है, आप चेक कर सकते हैं, कोई हाइड्राइड नहीं। तो क्या हाइड्राइड ट्रांसफर होगा? अगर हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं होगा, क्या ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो पाएगा, रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए याद रखना, कीटोन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन, कीटोन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन। इसलिए मैंने क्या बोला, ओनली एल्डिहाइड शो दिस रिएक्शन। मगर एल्डिहाइड्स में भी कौन सा एल्डिहाइड ये रिएक्शन दिखाता है? शाबाश बेटा, वो वाला एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो। क्यों नहीं होना चाहिए अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन? वो मैंने अभी बताया, क्योंकि यहां NaOH जो है उसको मौका नहीं मिलना चाहिए टू एक्ट एज बेस, वो काम करना चाहिए एज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर एसिडिक हाइड्रोजन वहां हुआ तो NaOH वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के कोई और रिएक्शन करा सकता है। ठीक है बेटा, इसीलिए आप क्या याद रखेंगे, एल्डिहाइड सिर्फ ये रिएक्शन दिखा रहा है, कीटोन्स नहीं दिखा रहा है। कीटोन्स क्यों नहीं दिखा रहा है? बिकॉज हाइड्राइड ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है कीटोन्स में। बात समझ आई? सो कीटोन्स नहीं दिखा रहा है, सिर्फ एल्डिहाइड। लेकिन एल्डिहाइड में कौन? वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन्स हो। तो मैंने अब मैकेनिज्म दिखाया। अब जनरली ऐसे ही डायरेक्टली रिएक्शंस देखेंगे, विदाउट मैकेनिज्म हम बात कर लेते हैं। अब तो आइए, अब अगर मैं आपको ये दे दूं, देखो अब मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपको मैं दे दूं बेंजल्डिहाइड, मैं बोलूंगा इसकी अगर कैनिज़ारो रिएक्शन हो। जब मैं बोल रहा हूं बेंजल्डिहाइड की कैनिज़ारो रिएक्शन हो, मैंने कोई और मॉलिक्यूल नहीं बोला, मैंने सिर्फ नाम लिया एक कंपाउंड का, दैट्स बेंजल्डिहाइड। कॉमन सेंस, जब इसकी कैनिज़ारो रिएक्शन आप करेंगे, आपको इसकी इंटरमॉलिक्यूलर करनी पड़ेगी, मतलब ये 2 बार लेना पड़ेगा आपको। तो आप 2 बार ले सकते हैं, या तो ट्वाइस करके या दूसरी बार इसको बना के। जो ही आपने बनाया NaOH के साथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और 50% NaOH, क्या करना है, CHO को कन्वर्ट करो इनटू, अभी मैंने बोला था कूना, तो ये लीजिए कूना। और दूसरा CHO को मैंने क्या बोला था, क्या करना है, CHO के CH को चेंज नहीं करना है, लेकिन जो C डबल बॉन्ड O है उसको कन्वर्ट करना है इनटू C सिंगल बॉन्ड O। फिर यहां पे भी H दे दीजिए अलग से, और इसको भी H दे दीजिए अलग से। यानी इस वाले पार्ट को आप गौर से देखो, इट इज CH2OH। तो इसको हम थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं इस तरीके से, हम बोलेंगे CH2OH, यानी बेंजाइल अल्कोहल है ये, और ये है सोडियम बेंजोएट। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया।
ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपको कोई भी स्टार्ट में कंपाउंड दिया जाए, मुझे नहीं लगता है कि ये मुश्किल है अब करना। मिसाल एक और कंपाउंड में यहां पे डाल रहा हूं, बना रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं यहां पे रब करूंगा, लेकिन आप रब ना करें, आप नए से इसको लिखें, समझें घर में अच्छे से मैंने क्या किया। नाउ दिस इज CH3 CH3 CH3। पहली बात, क्या ये केनिज़ोरो रिएक्शन दिखाएगा? हां, बिकॉज दिस इज फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ अल्फा कार्बन है, लेकिन आप देखो इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। दैट मींस दिस इज एन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। नाउ सिमिलरली दिस वन, ठीक। तो क्या करेंगे आप यहां, सिंपल CHO को CONA में कन्वर्ट किया, बाकी ये अपनी ही जगह रखेगा। यहां पे ये कन्वर्ट इसमें हुआ, बाकी अपनी ही जगह रहेगा। तो इस तरीके से बेटा ये केनिज़ोरो रिएक्शन, आप इस केनिज़ोरो रिएक्शन में देखो जो मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में ये केनिज़ोरो रिएक्शन की, ये थे सेम मॉलिक्यूल्स या ये थे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक, लेकिन ऑफ द सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड के ये मॉलिक्यूल्स थे। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन ये जो इंटरमॉलिक्यूलर केनिज़ोरो रिएक्शन है, इसमें जो दो कंपाउंड्स, दो मॉलिक्यूल्स आपने यूज किए, आप देखें वो एक जैसे हैं, इसलिए आप क्या बोलेंगे बेटा, आप बोलेंगे दिस इज सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर केनिज़ोरो रिएक्शन। आइए अब हम देखते हैं क्रॉस्ड या मिक्स्ड इंटरमॉलिक्यूलर केनिज़ोरो रिएक्शन। क्रॉस्ड या मिक्स्ड इंटरमॉलिक्यूलर केनिज़ोरो रिएक्शन। देखिए बेटा, मैं लिखूंगा ये एल्डिहाइड और मैं लिखूंगा ये वाला एल्डिहाइड। ठीक है, जब मैं इनके बीच में केनिज़ोरो रिएक्शन करूंगा तो किसी एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को मुझे अल्कोहल बनाना है, किसी एक को मुझे बनाना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इससे पहले कि आप यहां पे बनाएं कि किसको बनाएंगे आप अल्कोहल, किसको बनाएंगे आप सोडियम सॉल्ट, इससे पहले जो हमने किया था वहां दोनों सेम थे, इसलिए हम किसी एक को बना रहे थे सोडियम सॉल्ट और दूसरे को बना रहे थे अल्कोहल। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम है, यहां किसको बनाए अल्कोहल, किसको बनाए सोडियम सॉल्ट। ये करने से पहले जरा आप थोड़ा मैकेनिज्म देख लो, पुराना वाला जो मैंने अभी दिखाया। आप वहां देखेंगे जिस एल्डिहाइड पे OH ने अटैक किया था, जिस एल्डिहाइड पे OH ने अटैक किया था, वो बनाता था सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब वो होता था ऑक्सीडाइज। और दूसरा वाला एल्डिहाइड जिस पे हाइड्रोजन या हाइड्राइड ने अटैक किया था, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ था, दैट मींस वो बनाता है अल्कोहल। तो अब आज के बाद आप क्या याद रखें, जिस एल्डिहाइड पे OH- पहले अटैक करता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो आइए OH- को अटैक करना है, इसको अटैक करना है, ध्यान देना, इसको अटैक करना है या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पे। OH- क्या है यहां, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लविंग स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के साथ जो बॉन्ड बनाए। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है और इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन CHO तो कॉमन है। अब देखो H ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन छीनेगा, बट वहां पे देखो जरा, वहां पे बेंजीन रिंग इस तरीके से। आपको पता होना चाहिए ये बेंजीन दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन, यानी +M के जरिए, रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब मुझे बताओ, इस वाले कार्बन को गौर से देख लेना, इस वाले कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना यहां से, क्या इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? नहीं। तो इन दो कार्बन में या इन दो कार्बन में इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, इसको नहीं मिल रहा है, तो ये बन गया ना डेफिशिएंट। इन दो कार्बोनिल कंपाउंड में, इन दो एल्डिहाइड में जो ज्यादा डेफिशिएंट होगा उसी के पास जाएगा ना OH। वो कौन है जो ज्यादा डेफिशिएंट है, शाबाश मुझे बताओ, कौन है जो ज्यादा डेफिशिएंट कार्बोनिल कंपाउंड है या एल्डिहाइड है? इट्स दिस वन, जो ज्यादा डेफिशिएंट होगा OH वहां जाएगा, जहां OH जाता है वही ऑक्सीडाइज होता है। तो आइए इस CHO को हम क्या करें, इसको हम कूना बनाएंगे और दूसरे वाले को अल्कोहल बनाएंगे। अभी आपने देखा CHO जो है, C और H अपनी जगह, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। इस O को भी H दे दो, इस C को भी H दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इसको अगर हम प्यारे तरीके से लिखेंगे, हम बोलेंगे इट्स लाइक दिस। तो क्या ट्रिक याद रखनी है? ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश। जो डेफिशिएंट, आई मीन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, जो एल्डिहाइड होगा, CHO होगा, उसको आप बनाएं COONA, ठीक है, और दूसरा वाला जो है उसको आप बनाएं अल्कोहल, दूसरे वाले को आप रिड्यूस करें।
ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर आपको इस तरीके से कंपाउंड दिया जाएगा, अगर आपको इस तरीके से कंपाउंड दिया जाएगा CH3O CHO पैरामेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड, और आपको दिया जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, आपको बोला जाएगा NaOH कॉन्सेंट्रेटेड, यानी आपको बोला जाएगा बता दीजिए यहां पे कैनिज़ोरो रिएक्शन होगी कि नहीं। सबसे पहली बात, यहां पे अल्फा कार्बन है नहीं, दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन नहीं। यहां अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन जब एल्डिहाइड्स में नहीं होगा और यहां से एक कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगी, वो कैनिज़ोरो रिएक्शन दिखाएगा। कैनिज़ोरो रिएक्शन जब इसमें होगा, अब इसमें कौन सा एल्डिहाइड, दो में से कौन सा एल्डिहाइड, ये वाला एल्डिहाइड कि ये वाला एल्डिहाइड जो ज्यादा डेफिशिएंट है, तो हम ऐसे देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे इस तरीके से। हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बना लेंगे इस तरीके से, इसका, और दूसरा है ही आपके पास ऐसे। तो अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे ध्यान रखना, हम करेंगे कंपेयर, ये वाला CHO जो ये कार्बन है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं, इसी तरीके से यहां क्या हो रहा है, अब देख पा रहे हैं यहां इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है, आप देखो इस तरीके से। तो दैट मींस ये वाला जो है इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, बट उसकी नहीं बढ़ रही है। दो के कंपैरिजन में गरीब कौन है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी डेफिशिएंट कौन है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है, अभी मैंने बताया उसी की क्या करनी है आपने, ऑक्सीडेशन करनी है। तो बता दीजिए दो में से किसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है ये। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, सिंपल, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये बनेगा H कूना, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और ये बनेगा आपके पास बेटा CH3O अपनी जगह रहेगा, ये रिंग अपनी जगह रहेगा, और CHO कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH2OH। होप आपको समझ आया कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसकी रिडक्शन हुई। लेकिन मैंने क्यों बोला कैनिज़ोरो रिएक्शन में इंटरमॉलिक्यूलर सिंपल कैनिज़ोरो रिएक्शन जो थी वो है डिस्प्रपोर्शनेशन, ये नहीं है डिस्प्रपोर्शनेशन, ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये क्यों नहीं है डिस्प्रपोर्शनेशन, बिकॉज रिडक्शन किसी और की हो रही है और ऑक्सीडेशन किसी और की हो रही है। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दिस इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉस्ड या मिक्स्ड कैनिज़ोरो रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले दिखाया, फर्क इतना वो सिंपल था, अब ये मिक्स्ड है। यानी पहले हमारी मर्जी थी हम OH से कहां अटैक कराएंगे, यहां मर्जी नहीं है, यहां जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है पहले उस पे OH से अटैक होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा एक और है जिसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ोरो रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर होने के लिए आप ध्यान रखो, आपको पहले एक एल्डिहाइड चाहिए था जिस पे OH अटैक करता, दैट मीन C डबल बॉन्ड O जो एल्डिहाइड है वहां पे पहले एक अटैक करता। कौन अटैक करता, न्यूक्लियोफाइल। फिर जब इस पे अटैक होता फिर वहां से हाइड्राइड निकलता, दूसरे कार्बोनिल पे अटैक होता, दैट मीन C डबल बॉन्ड O आपको दो चाहिए बेसिकली, एक जिस पे OH अटैक करे और दूसरा जिस पे हाइड्राइड बाद में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं ये बता रहा हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर हो रही है, दैट मींस अब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेंगे C डबल बॉन्ड O वाले। ठीक है, एक पे OH अटैक करेगा, दूसरे पे हाइड्राइड अटैक करेगा। लेकिन अब अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं ये दोनों स्टेप्स जो है विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रहे हैं, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा वो डाई कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल है, आपके पास ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसको आप बोलेंगे डाई कार्बोनिल कंपाउंड। फिर यह डाई कार्बोनिल कंपाउंड पे देख लीजिए बेटा क्या होगा, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब है, देखो क्या होगा, OH माइनस पहले सपोज यहां पे अटैक किया, यहां आया OH, ये बना O माइनस, फिर ये O माइनस ने वापस डबल बॉन्ड बनाया, आप देख सकते हैं मैकेनिज्म, फिर यहां से H शिफ्ट होगा, इस पे आएगा। ठीक है, यानी एक ही मॉलिक्यूल में दो ऐसे C डबल बॉन्ड O है जिन पे OH भी अटैक कर रहा है और हाइड्राइड भी अटैक हो रहा है। इसीलिए ये चूंकि ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चीजें मौजूद है, इसलिए हम यहां बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ोरो रिएक्शन। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं जैसा ये है वैसा ये है, तो किसी एक को आप कूना बनाओ तो दूसरे को जो है आप ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक आप इसको ऑक्सीडाइज करें, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या बनेगा, COONA। ठीक है, आप इसको रिड्यूस करें तो कैसे करना है, मैंने पहले ही बोला C और H में चेंज नहीं लाना है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O पे चेंज लाना है। C डबल बॉन्ड O को क्या बनाना है, C सिंगल बॉन्ड O,
अब C का एक बॉन्ड कम हुआ और O का एक बॉन्ड कम हुआ, इसको भी H दे दो, इसको भी H दे दो। दैट मीन्स आप इसको गौर से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यहां पे NaOOC, दैट मीन्स CONA, और दूसरा CH2OH, CH2OH। सो इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। होप आपको समझ आया। कोई भी से इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन हो तो किस तरीके से आप इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए अब मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपको एग्जाम में यही चीज लिखनी हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे। मैं थोड़ा सा यहां पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, ये पहले एसाइलेशन क्या होती है सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको ये चीज दिमाग में रखना है लेकिन समझ के। उसके बाद ये एसाइलेशन जो है दो टाइप का है। पहला हो गया एसिटाइलेशन, फिर एक एक करके अल्कोहल के साथ एसिटाइलेशन, फिर इसके बाद बेटा फिनॉल के साथ एसिटाइलेशन, ठीक, और फिर मेरा बेटा अमाइंस के साथ एसिटाइलेशन किस तरीके से होगी, एलिफैटिक अगर है, फिर अगर एरोमेटिक अमाइन है वो किस तरीके से एसिटाइलेशन दिखाएगा। तो ये था एसिटाइलेशन। उसके बाद बेंजोइलेशन पे आ जाते हैं। ये हो गया बेंजोइलेशन क्या होता है और किस तरीके से ये अल्कोहल, फिनॉल और अमाइंस के साथ दिखाता है, और ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं, शॉर्टन बमन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसके बाद एक और स्लाइड है, इस पे कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो यहां पे देखिए क्या बताता है, एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम बट बेटर इज अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे बुक्स में होता है। उसके बाद when treated with concentrated alkali solution undergo disproportionation reaction। देखिए बेटा यहां पे जो ये बुक्स लिखती हैं that they undergo disproportionation reaction, अभी आपको दिखाया कि असल में ये disproportionation किसकी बात हो रही है, it is simple intermolecular कैनिज़ारो। सो हम इतना बोलेंगे undergo oxidation reduction reaction, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपल इंटरमोलिक्यूलर इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ओके, एज द रिजल्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एट द कॉस्ट ऑफ द अदर विच इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद एग्जांपल्स दी है, तो एग्जांपल यहां पे आपके सामने है। पहले इन्होंने दिया है फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स, फिर बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स, फिर 2,2-डाइमीथाइल प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स, यानी इन्होंने पहले दिखाया इंटरमॉलिक्यूलर सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन। इस तरीके से आपको लिखना है ना। उसके बाद बेटा यहां पे पहले आप क्रॉस लिखेंगे, उसके बाद इंट्रामोलिक्यूलर। तो ये दे दीजिए क्रॉस है, यहां पे दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स है, क्रॉस हो रहा है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। और यहां पे ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है, जो मैंने अभी आपको दिखाया ग्लाइऑक्सल। तो आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा यहां ग्लाइकोलिक एसिड का। लेकिन अगर आप फर्दर इसको CO- Na पॉजिटिव को अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, जो CO- होता है ना, वो H पॉजिटिव गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा और COOH बना लेगा। ठीक है बेटा, तो आइए अब नेक्स्ट रिएक्शन पे हम जाते हैं, हमारे क्वेश्चन पे वापस। एंड हमारा जो क्वेश्चन था, ये है हमारा क्वेश्चन बेटा। हमारे क्वेश्चन में हमारा एसाइलेशन हो गया, हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज एल्डोल रिएक्शन।